सारी समस्या शुरू यहीं से होती है कि मुझे कुछ चाहिए, ये तो मुझे पता है, मुझे चाहिए क्यों वो मुझे ये नहीं पता। क्या जीवन को समझने के लिए दुख जरूरी है? तो दुख, तकलीफ, परेशानी, बेचैनी, ये सब लगातार बना रहता है पूरे प्रोसेस में। जीवन क्या है? जीवन जीवन है जो सिर्फ जीने की। जिंदगी कुछ और है, हम कुछ और जी रहे हैं। इसको हम बोलते हैं कि बिना ध्यान के ध्यान, यानी बिना कुछ किए एफर्टलेस ध्यान। तो सच्चा प्यार हम होने की अवस्था को, बीइंग, प्रेजेंस, अवेयरनेस, इस अवस्था को बोलते हैं। कोई कहता है कि मुझे ये करना है, ये हासिल करना है, मुझे यहाँ पहुँचना है। घर बना लो, पैसा ज़्यादा आने लगे, फिर एक गाड़ी आ जाए, तो बड़ा तकलीफ दे जीवन है। ये मुझे अध्यात्म में आने के बाद थोड़ा थोड़ा समझ में आया। सोच खोलो के इस पहले पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। सर, क्वेश्चन आंसर शुरू करने से पहले मैं आपकी जर्नी के बारे में जानना चाहूँगा कि आपने ये सोच खोलो कहाँ से शुरुआत की और कैसे इसकी शुरुआत हुई है। मैंने तो क्या शुरुआत की शुरुआत हो गई। तो शुरुआत इसकी हुई पर्सनल चैलेंजेस से। पर्सनल चैलेंजेस थे कुछ ज़िंदगी में, उनका सोल्यूशन नहीं पता था, बेचैनी थी, सफरिंग थी, बहुत कुछ था। अब जब ये सब था तो उसका सोल्यूशन मिल नहीं रहा था। अंदर एक डीप चाहत थी कि कोई सोल्यूशन मिले। तो उस चाहत के चलते जब थोड़ी खोज शुरू हुई, या कह लो कि कुछ एहसास हुआ कि अपने अंदर कुछ गड़बड़ है, कुछ परेशानी है, थॉट प्रोसेस में कोई गड़बड़ है, तो ये पता लगने लगा। तो कहीं ना कहीं खोज चालू हुई। खोज चालू हुई तो विपश्यना से शुरू हुई। पहले एहसास हुआ गड़बड़ है, फिर विपश्यना मिला। विपश्यना का शिविर हुआ तो पता लगा बहुत गड़बड़ है। और थोड़े आगे बढ़े तो पता लगा गड़बड़ ही गड़बड़ है। तो धीरे 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 खुद पे काम शुरू हुआ, अपने आप को जानना शुरू हुआ। वो जानते जानते ये समझ में आया कि ज़िंदगी कुछ और है, हम कुछ और जी रहे हैं। और ये भी समझ में आने लगा, थोड़ा थोड़ा ये आइडिया लगने लगा कि जो काम मैं कर रहा हूँ वो तो सिर्फ पैसे के लिए कर रहा हूँ, वो काम जचता नहीं है। ये बात जब समझ में आई तो कहीं ना कहीं मैंने, मेरे अंदर एक टीचर छुपा है, आप कह सकते हैं, पहले भी सिखाने का शौक़ रहा है। तो ये बात थोड़ी थोड़ी समझ में आने लगी, तो वो डिस्प्ले होने लगी, लोग बात करने लगे। तो धीरे धीरे मुझे समझ में आया शायद ज़िंदगी मुझसे यही कराना चाह रही है। थोड़ा थोड़ा काम शुरू किया, काम शुरू किया। नाम सोच खोलो मिला मेरी वाइफ से। और थोड़ा बहुत काम शुरू हुआ तो आगे चल के किसी ने कहा कि इसको एक एनजीओ की तरह रजिस्टर कर लो, हेल्प होगी। कोई व्यक्ति डोनेट करता है या और सब पैरामीटर देखता है तो कह रहा है कि जेन्युइन काम है, ऑडिट ऑडिट होगा वगैरह वगैरह। ऐसे सोच खोलो पिक्चर में आया। हमारा कुछ लेना देना नहीं था, कोई एनजीओ खोलना है कोई मतलब नहीं था, कोई ये काम करना है वो भी नहीं था। ज़िंदगी के फ्लो में सब अपने आप आता गया और सोच खोलो पिक्चर में आ गया। तो दो प्रॉब्लम, वही पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं जहाँ से शुरू हुआ। उन पर्सनल प्रॉब्लम में एक प्रॉब्लम की काम पसंद नहीं था, पसंद मतलब बस गुजारा चला रहे थे। दूसरा शादीशुदा प्रॉब्लम, मैरिज में प्रॉब्लम्स थी। ये दो प्रॉब्लम थी, इनके चलते ज़िंदगी ने अध्यात्म की तरफ खींच लिया। तो सोच खोलो में आप क्या करते हैं, किस तरह से ऑपरेट करती है संस्था? सोच खोलो आज जो ऑपरेट कर रहा है वो बेसिकली दो तरीके से कर रहा है। ऑनलाइन और ऑफलाइन सेशन दोनों होते हैं। ऑफलाइन सेशन के नाम पे रिट्रीट होती है, जो कि अभी तक 3 दिन हो रही थी, अब हम उसको 4 दिन का करने का सोच रहे हैं। तो 2 वर्कशॉप्स हम लोग करते हैं मेजरली। वैसे तो 3 वर्कशॉप्स हैं। एक मैरिज के ऊपर है जो कभी कभार होती है जब लोग होते हैं, और 2 कंटिन्यूस ऑनगोइंग वर्कशॉप है। तो ये जो 2 वर्कशॉप हैं वो बेसिकली बेसिक और एडवांस, लेवल 1 लेवल 2 बोल सकते हो आप। इसका नाम है बीइंग नॉन डूअर्स वे ऑफ लिविंग। बीइंग द नॉन डूअर्स वे ऑफ लिविंग, ये नाम है लेवल 1 लेवल 2। ऑनलाइन की अगर बात करूं तो 20 घंटे के सेशंस होते हैं, 2-2 घंटे के 10 सेशन होते हैं, कंटिन्यूसली 10 दिन तक चलते हैं संडे को छोड़ के। वो एक वर्कशॉप हो गई। ऐसे ही दूसरी वर्कशॉप हो गई एडवांस वाली। रिट्रीट की बात करूं तो 3 दिन या 4 दिन के लिए लोग सब कुछ छोड़ के हम एक जगह पे जाते हैं, वहाँ रुकते हैं, रेसिडेंशियल होता है। और वहाँ पे एक्टिविटीज़ के साथ जो भी मैं सिखाता हूँ वो सब होता है, प्लस दिनचर्या कैसी है, हम ध्यान हम वहाँ पे लाइव कर सकते हैं। तो और बहुत सारी चीज़ें हम वो करते हैं जिससे हमको समझ में आए एक जीना किसे बोलते हैं। तो 2 मोड हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन। जो आज का टाइटल है वो लाइफ के ऊपर है, तो मैं पहला क्वेश्चन भी लाइफ से रिलेटेड ही पूछना चाहूँगा। जीवन क्या है, आप इसे किस प्रकार परिभाषित करते हैं?
तब लोग अपना अपना डेफिनेशन देते हैं जीवन के बारे में, जीवन ये है, बहुत सुंदर है, अगली है, ऐसा है, वैसा है। मेरी भी डेफिनेशन समय के साथ साथ बदलती रही हैं। अभी मैं कहता हूँ जीवन जीवन है बस। फिलहाल जो डेफिनेशन हुई है चलते चलते, वो डेफिनेशन बोलती है जीवन जीवन है जो सिर्फ जीने के लिए है। उससे पहले कभी जीवन ये है, ये चाहिए, वो है, वो चाहिए, ये पाना है, वो पाना है, बहुत कुछ पाना है, वो होते 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 ये इस पे आ गया है कि जीवन जीवन है और सिर्फ जीने के लिए है। अब ये डेफिनेशन बहुत लोगों को अभी समझ नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि ये मेरी खुद भी बदली है। अगर मैं 10 साल पहले की बात करूं, 10.5 साल पहले जब ये आध्यात्मिक जर्नी शुरू हुई थी विपश्यना से, तब बहुत ही अलग था। बीच में कुछ और हुआ, फिर कुछ और हुआ, फिर कुछ और हुआ। जैसे जैसे समझ घटती गई या यूँ कह लो गहराई आती गई, वैसे वैसे ये डेफिनेशन बदलती चली गई। फिलहाल ये डेफिनेशन आ गई है, जीवन सिर्फ जीने के लिए है और कुछ भी नहीं। सर, हर व्यक्ति अपनी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ करना चाहता है। हर कोई कहता है कि मुझे ये करना है, ये हासिल करना है, मुझे यहाँ पहुँचना है। वो कहता है कि मेरी ज़िंदगी का ये मकसद है। जीवन का क्या कोई उद्देश्य है या हम इसे खुद बनाते हैं, या कोई इससे अलग भी कुछ ऐसा है कि नहीं, सभी का एक ही उद्देश्य है जीवन का? उसी से जुड़ा सवाल है पहले वाले से, तो उसको अब थोड़ा इलैबोरेट कर दूंगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो उद्देश्य हमारे बदलते रहते हैं, डिपेंडिंग ऑन हमारी समझ क्या है, सोच क्या है, उस हिसाब से हमारे उद्देश्य बदलते हैं। तो नॉर्मल एक व्यक्ति, जो संसारी व्यक्ति जिसको हम बोलते हैं, जिसका अध्यात्म से कोई लेना देना नहीं होता, ऐसे कोई व्यक्ति की बात करें तो उसका उद्देश्य बहुत सिंपल होता है। उसको दुनिया में कुछ ना कुछ हासिल करना होता है। उसको कोई CEO बनना होता है, उसको $1 बिलियन की कंपनी खोलनी होती है, उसको कहीं पहुंचना, किसी मकाम पे पहुंचना होता है, कोई गवर्नमेंट का बड़ा सर्वेंट, ब्यूरोक्रेट बनना होता है, कुछ ना कुछ ऐसा क्रैक करना होता है ताकि दुनिया जाने, उसको कुछ ऐसा हासिल हो, पूरी दुनिया से अप्रिसिएशन, वैलिडेशन मिले, और फिर उसको लगे हाँ मैंने कुछ हासिल किया, ये जीवन जीने लायक जिया। तो ये एक संसारी व्यक्ति की एक नॉर्मल डेफिनेशन है। और अध्यात्म में आने से पहले मेरी मतलब कोई ऐसी बड़ी ख्वाहिश तो नहीं थी, बट हाँ, जैसे नॉर्मल लोग जी रहे मैं भी वैसे ही जी रहा था बिल्कुल। घर बना लो, पैसा ज़्यादा आने लगे तो फिर घर फिर एक गाड़ी आ जाए, अगर वो गाड़ी है तो मतलब थोड़ा थोड़ा थोड़ा, पर कोई बड़ी ख्वाहिश मेरी नहीं थी। बड़ी ख्वाहिश ना होने के बावजूद भी मैंने पाया कि जीवन बड़ा तकलीफ देह है। वो जीवन जहाँ हमें कुछ बनना है, कुछ पाना है, कहीं पहुँचना है, कुछ दुनिया में हासिल करना है, वो बड़ा तकलीफ देह जीवन है। ये मुझे अध्यात्म में आने के बाद थोड़ा थोड़ा समझ में आया, और जैसे जैसे गहराई बढ़ी तो समझ में आया तो बहुत ज़्यादा तकलीफ देह है। तो जब तक उद्देश्य हमारा दुनिया में कुछ हासिल करना होगा, जैसे मैंने कुछ एग्जाम्पल दिए, वही एग्जाम्पल में फिर और एडिशन कर देते हैं, ये गर्लफ्रेंड चाहिए, ये बॉयफ्रेंड चाहिए, या इस व्यक्ति से शादी होनी चाहिए, वो भी एक एंगल आ जाता है। रिलेशनशिप ऐसा चाहिए, हेल्थ मुझे ऐसी चाहिए, फिजिक ऐसी चाहिए, बाइसेप्स मुझे इतने इंच के चाहिए, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। दिखने में मैं ऐसा होना चाहिए हूँ, ये ब्यूटी मेरे को और निखारनी है, या फिजिक निखारनी है, वो भी बहुत लोगों का लक्ष्य देखा जाता है आज के समय में। इनमें से कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। अगर इनमें से कुछ भी है तो जीवन बड़ा तकलीफ देह है, ये पक्की बात है। किस तरह से? किस तरीके से? पहली बात तो हम सवाल नहीं उठाते, हम ये सवाल नहीं पूछते कि अगर मैंने ये सब हासिल किया तो मुझे क्या मिलेगा। ये सवाल मैंने देखा है मेजॉरिटी लोग उठाते नहीं। जब मैं ये सवाल पूछता हूँ कि अच्छा ठीक है, आप हासिल करना चाहते हो, क्या मिलेगा, तो आपको क्या लगता है क्या जवाब आता होगा? मोस्टली सभी लोग कहते हैं कि खुशी मिलेगी। खुशी मिलेगी, ये सबसे कॉमन जवाब है। सच बताऊं तो ये सबसे कॉमन जवाब है। या फिर वो कुछ और जवाब देते हैं, फिर उस जवाब पे जब मैं क्रॉस क्वेश्चनिंग करता हूँ तो 3-4 सवाल पूछते पूछते वो खुशी पे आके अटकते हैं, उसके बाद कुछ बोल नहीं पाते। जैसे फॉर एग्जांपल, जब कोई बोलता है कि बहुत सारा पैसा इकट्ठा करना, अच्छा ठीक है, बहुत सारा पैसा क्यों इकट्ठा करना है, क्या मिलेगा? तो बोलते हैं कि फिर जो भी चाहूँ मैं वो खरीद सकता हूँ, है ना। अच्छा, जो भी चाहो खरीद पाओ, उससे क्या मिलेगा? तो खुशी पे आ गए। मैं CEO बनना चाहता हूँ, अच्छा CEO बन के क्या मिलेगा? दुनिया अप्रिशिएट करेगी, दुनिया वैलिडेट करेगी, उससे क्या होगा? मुझे लगेगा मैंने कुछ हासिल किया, अच्छा उससे क्या होगा? मैं अपनी नज़रों में और प्राइड महसूस करूँगा, या मुझे लगेगा मैं सक्सेसफुल हो गया, अच्छा उससे क्या होगा? तो सक्सेसफुल जब मैं महसूस करूँगा तो मुझे खुशी होगी। अल्टीमेटली घूम फिर के आ जाते हैं खुशी पे। ये 2 उदाहरण मैंने दिए, ऐसे कोई भी उदाहरण ले लो। ये लड़की मिल जाएगी, ये लड़का मिल जाएगा, इससे शादी हो जाएगी, क्या मिलेगा? खुशी मिलेगी।
मेरी चाहत पूरी हो जाएगी, खुशी मिलेगी। ठीक है, मिलेगी, मना नहीं करते। मेरा अगला सवाल जो होता है सब लोगों से, खुशी मिलेगी, कितनी देर रहेगी? अब उस टाइम पे आदमी सर लटका लेता है, अब उसका मुंह लटकता है, वो कहता है रहती है थोड़ी देर, कुछ दिन। मैंने कहा, कितने दिन? कुछ दिन, 1 महीना, 2 महीना, या कुछ दिन। अच्छा ठीक, उसके बाद? अब उसके पास कोई जवाब नहीं, वो एक ही बात घूम फिर के कहता है, फिर उसके बाद मेरा अगला गोल, अगला टारगेट, फिर मुझे कुछ और चाहिए। मैंने कहा ये जो खुशी ढूंढ रहे हो, जब ये आती है और आप इसको रेत की तरह मुट्ठी में बांधने की कोशिश करते हो और ये छूट जाती है, और फिर आपको वो खुशी दोबारा चाहिए, फिर आपको दुनिया में कुछ हासिल करना है, कुछ और चाहिए, तो क्या ये एंडलेस प्रोसेस नहीं है? ये एंडलेस प्रोसेस है, इसमें कुछ मिल के भी नहीं मिलता। और इस पूरे प्रोसेस में जो बेचैनी होती है, जो दर्द होता है, जो तकलीफ होती है, सबके सामने है, बहुत क्लियर है। क्योंकि जब तक आदमी को हासिल नहीं हो जाता तब तक वो बेचैन रहता है, परेशान रहता है, कहता है अरे मिल नहीं रहा, मिल नहीं रहा। कोई टेम्पररी फेलियर आ जाता है, कहता है अरे मेरा सपना टूट जाएगा, अब हासिल नहीं हो पाएगा, अब मैं वहाँ तक पहुँच नहीं पाऊँगा, वगैरह वगैरह। तो दुख, तकलीफ, परेशानी, बेचैनी, ये सब लगातार बना रहता है पूरे प्रोसेस में। और एक प्रोसेस खत्म होने के बाद खुशी मिलती है चंद दिन की, खत्म होते ही अब ये प्रोसेस दोबारा चालू। मतलब बेचैनी, सफरिंग, परेशानी, ये प्रोसेस जिंदगी भर का है। कुछ हासिल नहीं होता, अल्टीमेटली कुछ भी हासिल नहीं होता। हम इसको दुनिया का सबसे बड़ा इल्यूजन बोलते हैं कि मुझे दुनिया में कुछ हासिल करना है जिससे खुशी मिल जाएगी। ये खुशी टिकती ही नहीं, ये खुशी किसी काम की नहीं है, ये खुशी बकवास है। जब भी हम जीवन की बात करते हैं तो उसके सबसे मेन एंगल दो आते हैं। पहला रिलेशनशिप और एक काम, क्या काम करना है। ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। रिलेशनशिप की बात हम आगे करेंगे। सही काम का चुनाव कैसे करें? हर व्यक्ति कुछ ना कुछ कर रहा है अपने जीवन में। कोई जॉब कर रहा है, कोई गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है, कोई किसी का खुद का बिजनेस है, या कोई कहता है मैं अपने पैशन को फॉलो करूँगा, सिंगिंग, डांसिंग वगैरह वगैरह। लेकिन फिर भी कोई भी ये नहीं है कि सेटिस्फाई हो अपनी हर चीज़ से। वो दूसरों को देखता है और कहता है नहीं यार, इसमें मैं ये वाला अगर काम करता तो ये ज़्यादा अच्छा है। तो सही काम क्या कुछ होता भी है? और अगर होता है तो उसका कैसे हम ढूंढें वो सही काम? करियर की कैसे चुनाव करें हम अपने? कई काम निश्चित तौर पे होता है और कुछ लोगों को मिलता भी है। अभी अनफॉर्चुनेटली बहुत लोगों को नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि उनके दिमाग पे कोई और चीज़ हावी होती है। आदमी कहता है मुझे पैसे के लिए काम करना है, मुझे बहुत सारा पैसा कमाना है। तो अक्सर ऐसा देखा जाता है, उस काम से भले ही कोई लेना देना ना हो आदमी को, ऐसा अक्सर देखा जाता है। काम से हमें कोई खास लेना देना नहीं, पर हमको ये दिख रहा है कि कोई आदमी, कोई दूसरा आदमी वो काम कर रहा है और बहुत सारा पैसा कमा रहा है। अब मुझे क्या दिखाई देता है? इससे बहुत सारा पैसा आता है, मुझे ये काम करना है। अरे तुम्हें काम से कोई मतलब था, कोई लेना देना था? पहला तो सवाल ही यही है। वो सवाल पे किसी को लेना देना नहीं। तो यहाँ तकलीफ बढ़ जाती है। क्या हम बहुत अच्छे से डिटेल में चर्चा कर लेंगे ताकि हमारी पूरी बात क्लियर हो जाए, है ना? मोटी मोटी बात अभी पहले मैं रख रहा हूँ। पैसे के लिए काम करना, नाम शोहरत के लिए काम करना, पावर के लिए काम करना, सेटिस्फैक्शन के लिए काम करना, बिजी रहने के लिए काम करना, अप्रिसिएशन के लिए, वैलिडेशन के लिए काम करना, ये 6-7 आंसर्स मुझे बहुत कॉमनली सुनने को मिलते हैं। जब भी मैं सवाल लोगों से पूछता हूँ अपने सेशंस में, सबसे कॉमन जवाब ये 6-7 जवाब होते हैं। यहीं से तकलीफ शुरू हो जाती है। किस तरह से सर? यहाँ से तकलीफ ऐसे शुरू हो जाती है कि हम पहले तो ये नहीं जानते हमें चाहिए क्या, हम ढूंढ क्या रहे हैं, मांग क्या रहे हैं, जीवन क्या है। जैसे हमने थोड़ी देर पहले कहा था, तो मैंने क्या डेफिनेशन दी थी? जीवन जीवन है। अभी इसको फिलहाल छोड़ देते हैं क्योंकि ये बहुत आगे की डेफिनेशन है। पहले थोड़ी प्रारंभिक डेफिनेशन ले लेते हैं। तो आदमी कहता है जीवन का उद्देश्य खुश रहना है। अभी खुशी तो टिकती नहीं, क्योंकि खुशी डिपेंडेंट होती है किसी चीज़ के होने ना होने पे। जब वो होती है तो बोलता है आदमी कि हाँ भाई मैं खुश हूँ। जब जो भी उसे चाहिए होता है वो नहीं मिलता, तब कहता है दुखी हूँ। इसका मतलब जीवन खुश रहने के लिए जीना है, ये बात तो काम की है नहीं। क्योंकि खुशी की सिंपल डेफिनेशन मोस्टली लोगों के लिए है,
ऐसा ऐसा हो जाए तो मैं खुश हूँ, बेटा 99% या बेटी 99% ला जाए तो मैं खुश हूँ, है ना, मेरे साथ ये ऐसा हो जाए, मेरी प्रमोशन हो जाए तो मैं खुश हूँ। इस तरीके की 100 चीज़ें हमारे सामने आती हैं। इसका मतलब जीवन का उद्देश्य खुश रहना तो बिल्कुल भी नहीं है, किसी भी हालत में नहीं है। फिर क्या है? फिर क्या है? थोड़ा और आगे चलते हैं। अभी दोनों चीज़ें कंबाइन हो जाएंगी। आपने सवाल मुझसे क्या पूछा? सवाल आपने मुझसे पूछा कि सही काम कैसे चुने। जब तक हमें यही नहीं पता जीवन है क्या, उद्देश्य क्या है, या किस तरीके से आगे बढ़ना है, तब तक तो सही काम से कोई मतलब ही नहीं आदमी का। तो पहला हमने क्रॉस लगाया संसारी जीवन पे। संसारी जीवन मतलब दुनिया में कुछ हासिल करना है खुशी के लिए, तो ये तो होने वाला है नहीं, क्योंकि खुशी हाथ से छूट जाएगी। अब आगे बढ़ते हैं। फिर आदमी जब संसार में खुशी ढूंढ ढूंढ के परेशान हो जाता है, जब परेशान हो जाता है, तब बहुत हाई चांस होते हैं, गारंटी नहीं होती, चांसेस होते हैं कि वो अध्यात्म की तरफ मुड़ जाए। और अध्यात्म की तरफ मुड़ता है तो उसको एक चीज़ बहुत गहरे से समझ में आने लगती है। उसको पहली बार समझ में आता है शांति किस चिड़िया का नाम है, शांति किसे बोलते हैं। और कहीं ना कहीं वो देखता है, जब वो शांत मन से ऑपरेट करता है, जब उसका मन शांत होता है, तो वो देखता है कोई समस्या ही नहीं है। अगर कोई चैलेंज भी आता है, जिसको हम बोलते हैं कोई सिचुएशन फेवरेबल नहीं है, ऐसी कोई सिचुएशन जो अनफेवरेबल है वो भी आती है, तो शांत मन क्या करता है, उस सिचुएशन की एक्सेप्टेंस अपने आप कर लेता है। और वो एक्सेप्टेंस आने की वजह से हमको ये समझ में आने लगता है कि सिचुएशन में नीड क्या है करने की, क्या ज़रूरत है, हमारा एक्शन क्या रिक्वायर्ड है। तो जब हमें एक्शन समझ में आता है तो हम जाके एक्शन ले लेते हैं। तो सिचुएशन फेवरेबल नहीं होने के बावजूद भी हमें परेशानी नहीं होती, सफरिंग नहीं है। ये बात आदमी को एक्सपीरियंस में आने लगती है, किसी को बहुत जल्दी, किसी को थोड़ा लेट। ठीक है, तो अध्यात्म में घुसने के बाद जब वो समझ के एंगल पे जाता है, और कुछ चीज़ें जो अध्यात्म में ज़रूरी होती हैं, जहाँ से समझ घटनी शुरू होती है, वो अगर जीवन में उतरने लगे, तो फिर वहाँ से गाड़ी बदलनी शुरू होती है, आदमी को शांति समझ में आती है। तो उसको एक बात तो समझ में आ जा बहुत अच्छे से आ जाती है, मुझे खुशी तो नहीं चाहिए, मुझे शांति ज़रूर चाहिए। ठीक है, तो ये एक बहुत बेसिक पैरामीटर है। हालांकि ये शांति भी आगे चल के अटका सकती है। ठीक है, मैं इसको शॉर्ट में बोल रहा हूँ, बहुत डीप में नहीं जा रहा मैं। ये शांति अटका सकती है। तो आगे चल के फिर आदमी क्या करता है, आदमी खुद को जानने की, मैं हूँ कौन, इसकी कोशिश करता है। ये उद्देश्य बन जाता है एक पॉइंट पे। दो तरीके से इस बात को बोलते हैं, या तो सेल्फ रियलाइजेशन या गॉड रियलाइजेशन। मतलब या तो स्वयं को जानना कि मैं हूँ कौन, या भगवान को जानना, आप नाम कुछ भी दे दें, परमात्मा को जानना। इस तरीके से, ये दो तरीके से नॉर्मली बात होती है। ठीक है, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि काम ढूंढने से पहले हमें ये ढूंढना पड़ेगा कि जीवन क्या है और जीवन का सही उद्देश्य क्या है। कम से कम शांति तक तो आना ही पड़ेगा, कम से कम ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा कि कोई व्यक्ति की शांति प्रायोरिटी बन जाए, या उसको पता लग जाए कि शांति चाहिए, उसको ना भी पता लगे तो उसको सही काम नहीं मिल सकता, ऐसा मैं नहीं कह रहा। क्योंकि कुछ लोगों को बचपन से ही या किसी पॉइंट पे समझ में आने लगता है कि उनके अंदर कौन सी चीज़ नेचुरल छुपी हुई है, तो उनको सही काम मिल सकता है। आगे हम इसकी डिटेल में चर्चा करने वाले हैं अभी। तो वो सही काम तो मिल सकता है, पर ऐसी परसेंटेज आप बहुत कम पाओगे। आपने देखा होगा खुद भी, ऐसी परसेंटेज बहुत कम है। तो जब ऐसी परसेंटेज कम है, तो उसके बाद एक अच्छी खासी परसेंटेज फिर ऐसी होती है जिसको पहले ये समझना पड़ेगा जीवन क्या है, मुझे चाहिए क्या, मैं मांग क्या रहा हूँ। मिनिमम रिक्वायरमेंट, मैं नहीं कह रहा ये आखिरी रिक्वायरमेंट है कि हमको शांति चाहिए, क्योंकि आखिरी तो मैं उस पर बोल रहा हूँ, जीवन जीवन है बस। ठीक है, अभी की जो मुझे समझ में आई है, हो सकता है आगे कुछ और बदल जाए, पता नहीं। फिलहाल मैं कहता हूँ जीवन जीवन है, जीने के लिए है, कुछ और चाहिए नहीं। तो या तो वो शांति तक आ जाए, या वो कि मुझे स्वयं को जानना है, मुझे रियलाइज़ करना है मैं कौन हूँ, या मुझे परमात्मा को जानना है, वहाँ तक आ जाए, तो उसका जीवन की डायरेक्शन बदल जाएगी। और उसके जीवन की डायरेक्शन बदल जाएगी तो उसको सही काम मिलने की पॉसिबिलिटी भी बढ़ जाएगी। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ तक अगर हम आए, अब हम बात कर सकते हैं सही काम क्या। जब हमें ये समझ में आ गया कि शांति से जीना एक मिनिमम रिक्वायरमेंट है हमारी, तो जब व्यक्ति शांत होने लगता है तो उसको ये भी समझ में आने लगता है मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मेरी वीकनेस क्या है, क्योंकि वो सेल्फ ऑब्जर्वेंट हो जाता है। यानी
उसके अंदर क्या छुपा है, क्या थॉट चल रहे हैं, कैसे इमोशंस उजागर हो रहे हैं, किस चीज़ से उसको तकलीफ होती है, कौन सी लाइकिंग है, कौन सी डिसलाइकिंग है, किस चीज़ से मूड स्विंग होता है, इमोशंस कैसे अराइज होते हैं, बहुत सारी चीज़ें उसको समझ में आने लगती हैं। स्ट्रेंथ और वीकनेस जब समझ में आती है तो ये पता लगता है क्या चीज़ मेरे अंदर नेचुरल है, कौन सी चीज़ मुझे खींच रही है अपनी तरफ, कौन सी चीज़ में मैं डूब के काम कर सकता हूँ, किस चीज़ में मुझे समय का ध्यान नहीं रहता। 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे भी अगर एक साथ मुझे डूब के काम करना हो तो मुझे बहुत फ़र्क नहीं पड़ता इस बात से। सही काम की एक बहुत पेक्यूलर क्वालिटी है कि वो किसी भी और रीज़न से नहीं किया जाता, वो सिर्फ एक ही वो होता है कि आप उसमें डूब गए। आपका डूबना, आपका स्वयं को भूल जाना, खुद को भूल जाना, ये सबसे पहला क्राइटेरिया है सही काम का। जब तक आप खुद को भूलते नहीं किसी काम में और आपको कुछ और चाहिए उस काम से, तब तक परेशानी बनी रहती है। ये सही काम की एक बहुत बड़ी डेफिनेशन है। उसमें इस लेवल पे डूब जाना कि आपको अपनी सुध ना रहे, इसको हम सही काम बोलते हैं। तो सही काम से ऐसा नहीं कि आपको कुछ मिलता नहीं है, आपको अगर नीड है तो आप उसके साथ पैसा भी जोड़ेंगे तो आपको पैसा भी मिलेगा। हो सकता है आप अच्छा काम कर रहे हो तो दुनिया अप्रिशिएट भी करे आपको, उससे नाम शोहरत भी मिलने लगे, लोग कह रहे बहुत बढ़िया काम हो रहा है ना, और भी कुछ चीज़ें मिलने लगे। वो सब बाय प्रोडक्ट होगा, उससे आपको लेना देना नहीं है। आपका लेना देना किस चीज़ से है कि वो आपकी स्ट्रेंथ है, आप उसमें डूब पाते हैं, और जब आप किसी काम में डूबते हैं तो बहुत अच्छे से सीख लेते हैं उसको। और अगर आपको कुछ समझ में भी नहीं आता तो आप 2, 3, 4, 5 तरीके निकालते हैं उसको सीखने के। आप लोग ढूंढते हैं जो आपको सिखा सकें, आप यूट्यूब वीडियो पे जाते हैं, बुक लेते हैं, वो बुक भी पढ़ते हैं ताकि आपको समझ में आए। ये सब कब हो पाता है? जब आपको एक नेचुरल इंक्लिनेशन होता है उस तरफ। अगर कोई आपको डरा धमका के बैठा दे और कहे करो, तो कर पाते हो? नहीं। कभी नहीं होता। तो इसमें जो मेन बात है, जो सारा खेल है, वो इसका है कि मेरे अंदर से वो चीज़ नेचुरल आ रही है कि नहीं। और अनफॉर्चुनेटली बहुत लोग क्योंकि पैसे, नाम, शोहरत, पावर और इन सब के लिए काम कर रहे हैं, तो वो ज़िंदगी भर ये जानने की कोशिश ही नहीं करते क्या नेचुरल है, मैं किस में डूब सकता हूँ, कौन सी चीज़ में मैं इस लेवल पे जा सकता हूँ कि मेरे सारे डर खत्म हो जाए। अगर मुझे समझ में भी नहीं आता तो मुझे डर नहीं लगता, मैं कहता हूँ अभी नहीं समझ में आ रहा, पर मैं इसको सीख लूँगा, मैं इसको और समझने की कोशिश करूँगा, जो भी तरीका अपनाना पड़ेगा मैं अपनाऊँगा। ये मैंने क्वालिटी बहुत लोगों में देखी जो जिनको अपना नेचुरल काम मिल गया, और मैंने अपने साथ भी देखा। जब अध्यात्म की बात होती है तो मुझसे कितने भी घंटे स्पेंड करवा लो, कुछ भी सर्चिंग करा लो, यहाँ चला जाऊँ, वहाँ चला जाऊँ, ढूंढ लूँ, ये जवाब नहीं मिल रहा, कहाँ से मिलेगा, ये सब मैं कर पाता हूँ। कोई और बात के लिए अगर मुझे कोई बोल दे तो मुझे आप बताने लगती है, क्योंकि हर चीज़ आपके लिए नेचुरल होती नहीं। तो नेचुरल होना क्राइटेरिया, उसमें डूब जाना क्राइटेरिया, स्वयं को भूल जाना क्राइटेरिया, इस लेवल पे उस चीज़ में, इस लेवल पे उस चीज़ को सीख लेना जिससे आपके डर खत्म हो जाए, डर नाम की चीज़ ना बचे, ये क्राइटेरिया अगर ये है तो सही काम। अब बाकी चीज़ों के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सर लोग है ना, ये थोड़ा थोड़ा समझ पाते हैं कि उनका रुझान किस तरफ है। जैसे कोई आदमी जॉब कर रहा है तो उसका रुझान, उसको लगता है कि मुझे कॉमेडी करनी चाहिए, मेरा ह्यूमर अच्छा है, या किसी का सिंगिंग में, या वगैरह वगैरह जो भी है। लेकिन कुछ ना कुछ उन्हें रोक देता है। ऐसा नहीं है बाहरी कारण, और उनके आंतरिक कारण ही रोक देते हैं, भारी भी रोकते हैं। बाहरी भी रोकते हैं। तो ये रहता है कि सोसाइटी क्या बोलेगी, मेरी यहाँ से इनकम आ रही है, आगे पता नहीं कुछ इनकम आ पाएगी या नहीं आ पाएगी। तो इन सभी चैलेंजेस से हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं? फिर वही, अगर आप स्वयं को नहीं जानने की कोशिश कर रहे हैं, जीवन को नहीं समझने की कोशिश कर रहे हैं, और स्वयं को जानना और जीवन को जानना एक ही बात होती है, अलग अलग तरीके से नहीं होती। तो शुरुआत में तो स्वयं को जानना ही जीवन को जानना है, बाद में सिर्फ जीना है। जब आप गहरे से खुद को जानने लगते हैं तो फिर जीना होता है, उससे पहले स्वयं को जानना होता है। बिना स्वयं को जाने बात नहीं बनती। तो जब तक आदमी स्वयं को जान नहीं रहा अपने बारे में, मेरे मूड क्या है, मेरे इमोशंस क्या हैं, थॉट क्या है, मैं चाहता क्या हूँ, मैं हासिल क्यों करना चाहता हूँ, ये हासिल करके मुझे कुछ मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा, जब तक इन सब सवालों पे आदमी बैठ के शांति से विचार नहीं करता, उनको समझता नहीं, उस दिशा में आगे नहीं बढ़ता, तब तक कुछ होता नहीं। सारी समस्या शुरू यहीं से होती है कि मुझे कुछ चाहिए, ये तो मुझे पता है, मुझे चाहिए क्यों वो मुझे ये नहीं पता।
और अगर ये भी पता लग जाए कि मुझे क्यों चाहिए, तो वो रीज़न बड़ा फॉल्टी होता है। अभी जो मैंने बताया, नाम, शोहरत, पैसा, पावर, इज्जत, वैलिडेशन, अप्रिसिएशन, ये मिल भी गया तो ये क्या कोई परमानेंट चीज़ है? नहीं। एक बार मिला तो आपको लत लगने लगती है। अभी हमने ये बात नहीं की, लत, क्रेविंग। हमको, मान लीजिए आपने मुझे अप्रिशिएट किया, मुझे बड़ी खुशी हुई, मुझे बड़ा अच्छा लगा। अब मैं अगली बार फिर अपेक्षा कर रहा हूँ, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप मुझे अप्रिशिएट करेंगे। अब मैंने अपने जीवन की बागडोर, अपनी पतंग की बागडोर आपके हाथ में थमा दी। मैं क्या बोल रहा हूँ? जब आप मुझे अप्रिशिएट करोगे तो मैं ठीक हूँ, और आप अप्रिशिएट नहीं करोगे तो मैं ठीक नहीं हूँ। क्यों ठीक नहीं हूँ? क्योंकि अगर मुझे अप्रिसिएशन की लत लग गई तो क्रिटिसिज्म मुझे बहुत दुख देता है। अब क्रिटिसिज्म मुझे अच्छा नहीं लगता, और मैं हर बार एक्सपेक्टेशन करता हूँ कि मुझे अप्रिसिएशन मिले। दुनिया में तो लोग, इतने सारे लोग हैं जो इस अप्रिसिएशन के लिए काम करना शुरू कर देते हैं। उनके सेंटर में अप्रिसिएशन है, वो मिलता है तो काम करेंगे, नहीं तो मन ही नहीं लगता काम में। ये हाल हो जाता है। तो जब आपने चैलेंज पूछे, जो सबसे बड़ा चैलेंज देखता हूँ मैं, सबसे बड़ा चैलेंज, नौकरी छोड़ना या जॉब, बिजनेस छोड़ना, कोई भी अपना काम छोड़ना और उस तरफ जाना जो नेचुरली मेरे अंदर से आ रहा है, जिसमें मैं स्वयं को भूल सकूं, डूब सकूं। आदमी इसलिए नहीं जा पाता, अपनी इनसिक्योरिटी की वजह से, उसके अंदर का डर। इनसिक्योरिटी ये कि ये वाला काम चलेगा नहीं चलेगा, ये सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा, इसमें मेरा क्या होगा, और अगर ये नहीं चला तो फिर मैं कहीं भूखों तो नहीं मरूंगा। जबकि भूखों मरने की नौबत किसी की नहीं आती, पर जब आदमी कहता है मैं कहीं मैं भूखों तो नहीं मरूंगा, उसका मतलब ये होता है मैं 1-2 लाख जो कमा रहा हूँ उससे कम तो नहीं हो जाएगा। समझना इस बात को। उसका चिपकाव हो गया है उस पैसे से जो वो कमा रहा है, उस कंफर्ट से जो उस पैसे से आ रहा है, और वो कहता है इससे नीचे मुझे नहीं जाना। सारी तकलीफ यहीं पे है। ये कह सकते हैं कि हम जिस चीज़ को हम अधिक महत्व देते हैं वहीं पे ही हम ज़्यादा जाते हैं। जैसे अगर हमने पैसे को महत्व दिया रखा है तो फिर हम जॉब में ही लगे रहेंगे, वो जो नेचुरल इंक्लिनेशन है हमारी उसकी तरफ हम तो आगे नहीं बेसिकली बढ़ेंगे। हो ही रहा है, आदमी अंदर से डरा हुआ है, और क्यों डरा है पता नहीं, चाहिए क्या पता नहीं, दोनों नहीं पता। अब वो कहता है इतना पैसा आ रहा है, इतनी मेरी ज़रूरतें हैं, और ज़रूरतों के साथ वांट भी जुड़ जाती हैं, मुझे ये भी चाहिए वो भी चाहिए, ये सारा कंफर्ट मैं ले रहा हूँ, और कार में मैं घूमता हूँ और दुनिया कहती है अरे देखो कितनी बड़ी कार है भाई साहब के पास। ये सब जब मैं देखता हूँ तो मुझे बड़ी खुशी होती है। अब आप मुझे कह रहे हो कहीं और जाओ, ये काम करो, मेरे अंदर वाला भी कह रहा है ये काम करो, और फिर एक अंदर की आवाज़ बोलती है अरे यार नहीं चला तो इसका क्या होगा, ये 2 लाख कैसे आएंगे, ये गाड़ी कैसे मेंटेन होगी, वो जो घर में तीनों एसी चलते हैं 24 घंटे, 12, 14, 16 घंटे, वो कैसे चलेगा, फिर हमारा क्या होगा, दुनिया क्या कहेगी। ये सब चीज़ें जैसे ही अंदर आनी शुरू होती हैं तो बाहर कुछ घटित हो रहा है, अंदर क्या चल रहा है, अंदर दिमाग खराब हो रहा है। अब ये होगा, ऐसा होगा, मैं किसको मुंह दिखाऊंगा, दुनिया की नज़र में मेरी वैल्यू क्या रह जाएगी, वगैरह वगैरह वगैरह। और ये सब के चलते अब आदमी डरता है और डरता है, और फिर कदम बढ़ाने से रोक लेता है खुद को, रुक जाता है, फिर नहीं बढ़ता आगे, रुक जाता है, रुक गया, और फिर दुहाई देता है, कहता है तुम्हें मेरी सिचुएशन क्या पता। अब मैं क्या बोलूँ, मैं जानता हूँ सिचुएशंस। तो आदमी को इस इनसिक्योरिटी से डील करना होगा। जब तक वो इनसिक्योरिटी से डील नहीं करेगा तब तक उस तरफ जाने की संभावना ज़ीरो है। हम सुख को नहीं छोड़ना चाहते जो सुख भी को है। नहीं छोड़ना चाहते, कंफर्ट को नहीं छोड़ना चाहते, जो चीज़ हमको टेम्परेरी सुख देती है, और देती है, मना तो कर ही नहीं रहे, पर उससे लत लग जाती है, फिर हम कहते हैं ये तो बार बार चाहिए, बार बार चाहिए, और बार बार चाहिए, और जब नहीं मिलता तभी दुख होता है, तभी सफरिंग आती है। ये नहीं देखना चाहता आदमी। ये बहुत गहरा सच है, और अध्यात्म सबसे पहले इसी सच पे रोशनी डालता है। वो कहता है जितना जिस चीज़ की लत है और वो जब नहीं मिलती तो देखो कितना सफ़र करते हो, कितने बेचैन होते हो, इसको जानो। इसको नहीं जानोगे तो कुछ नहीं मिलेगा, कुछ हासिल नहीं होगा। तो इनसिक्योरिटी एक चीज़ हुई, ये सबसे बड़ा कारण। फिर वही सोसाइटी क्या कहेगी, ये क्या कहेगा, वो क्या कहेगा, इन सब कारणों के चलते, या मुझसे हो पाएगा कि नहीं, अपने ऊपर ही डाउट होने लगता है, ये भी एक कारण हो जाता है, ये भी एक कारण हो जाता है ना। और वो डाउट मानसिक है, ये आदमी समझ नहीं पाता, और उससे निकलना कैसे है, क्योंकि खुद को जानता नहीं, उससे निकलना क्या होता है, अध्यात्म का कुछ पता नहीं, अब अटका रहता है, अब जाता ही नहीं। अब कहता है जी मेरी मजबूरी है, ठीक है जी मजबूरी में रहो, जिस दिन लगे
कि मजबूरी मजबूरी मन के लेवल पे है, मन को समझो, मजबूरी अपने आप दूर हो जाएगी। मन को समझो, ये स्वयं को जानो जिसको बोल रहे हैं, मन को जानना उसका एक हिस्सा है। स्वयं को जानो जब हम बोल रहे हैं, खुद को जानो, तो मन को जानना उसका एक हिस्सा है। मन को जानना शुरू किया तो पता लग जाएगा कि कितने डरे हुए हैं, कितनी बेचैनी है। बस वहाँ से तो गाड़ी बदल जाएगी सब। अब उसके बाद आप ये डिमांड नहीं करोगे कि 1 लाख नहीं मिला तो क्या, आप कहोगे नहीं मिला, नहीं मिला, जितना मिलेगा उससे काम चला लेंगे। तो जब तक आदमी जितना मिलेगा उससे काम चला लेंगे, यानी इनसिक्योरिटी छोड़ने को तैयार नहीं, तब तक वो आगे नहीं बढ़ेगा। वो बढ़ेगा नहीं तो कुछ मिलेगा भी नहीं उसको जीवन में। उसको ये नहीं पता लगेगा कि काम कितना सुंदर हो सकता है, जहाँ पे काम काम लगना ही बंद हो जाए। जिसके लिए नेचुरल होता है वो कहता ही नहीं मैं काम कर रहा हूँ। मेरे साथ तो ऐसा हो गया है कि मुझको मेरी वाइफ स्पेशली कहती है इनकी दुकान 24 घंटे खुली रहती है। क्या कहें, अब काम ही ऐसा है, जबान से काम होता है, अंदर ही है जो कुछ भी, सब कुछ पड़ा हुआ है। आदमी सवाल पूछता है तो चाहे वो रात के 12 बजे हो, चाहे गाड़ी में कहीं जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, सवाल कहीं भी पूछ लो, कोई तकलीफ नहीं है। सर जैसा कि हमने समझा कि जीवन का उद्देश्य या हमें अपने करियर का चुनाव करना हो, इन सभी चीज़ के लिए हमें पहले जीवन को समझना पड़ेगा। तो जीवन को समझने के लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या आता है? लोग क्यों नहीं समझ पाते जीवन को? इग्नोरेंस, रुक के सवाल नहीं पूछते, बिलीव्स में जीते हैं, है ना। और कोई सवाल भी पूछे तो कहते हैं नहीं नहीं ऐसे थोड़ी होता है। क्योंकि मैं बहुत लोगों से, अब तो नहीं करता, पहले बहुत किया। अब तो ये शायद 5% रह गया होगा, ये तो नहीं कहता बंद हो गया, 5% रह गया होगा। पहले कोई भी मिलता था, है ना, तो मैं सवाल पूछना शुरू कर देता था। और धीरे धीरे मुझे समझ में आया जब तक आदमी ढूंढ नहीं रहा कुछ, तब तक उसको उन सवालों का कोई महत्व नहीं होता। अब जिसको अभी सीईओ ही बनना है, उसके लिए इस सवाल का कि जीवन का मतलब क्या है, सीईओ बन के क्या मिलेगा, इसका कोई महत्व नहीं है। तो बेसिक जो सबसे बड़ी परेशानी है, आपने कहा ना सबसे बड़ा चैलेंज, इग्नोरेंस है। हम बिलीफ सिस्टम में जीते हैं, एक धारणा हमने बना रखी है। सबसे बड़ी धारणा यहाँ पे क्या है, मुझे खुशी चाहिए, मुझे ये सब हासिल करके खुशी मिल जाएगी, जो हम देख रहे हैं कि टेम्पररी आती है और चली जाती है। और वो खुशी के चक्कर में आदमी ने अपनी लंका लगा रखी है, वो जिंदगी भर खुशी के पीछे भाग रहा है, जिंदगी भर हैप्पीनेस चेज, ये सबसे दुख का सबसे बड़ा कारण है। चेज ऑफ हैप्पीनेस ये दुख का सबसे बड़ा कारण है, और मोस्टली लोग दुनिया में यही कर रहे हैं। एक बात और होती है, क्योंकि हम जीवन चल कैसे रहा है इसको देखने में सक्षम नहीं है। हम रुक के कभी देखते तो है नहीं, हमारा मन शांत है नहीं, हम बहुत सारी डिज़ायर्स में जी रहे हैं, बहुत सारी एक्सपेक्टेशन में जी रहे हैं, वही इग्नोरेंस जो मैंने बोला। तो हम भाग रहे हैं, तो भागते हुए आदमी को कुछ भी ढंग से दिखाई देता है। अगर मुझे नेचर को देखना है तो मुझे शांति से बैठ के देखना है या भाग के देखना है? बैठ के देखना है। अब जो आदमी की गति इतनी तेज है, भाग रहा है, दिमाग भाग रहा है, दुनिया भर के काम कर रहा है, कह रहा है ये हासिल करना है, वो करना है, यहाँ पहुँचना है, वो बैठता तो कभी है नहीं। तो वो बैठता नहीं तो जीवन बहता कैसे है, चलता कैसे है, ये उसको कभी दिखाई नहीं देता। तो जब हम थोड़े बहुत शांत होने लगते हैं तो हमको जीवन समझ में आने लगता है चलता कैसे है। तो हमको पता लग जाता है मैं तो इग्नोरेंस में जी रहा हूँ, बिलीफ सिस्टम में जी रहा हूँ, दुनिया भर के मैंने बिलीफ पाले हुए हैं, और जितने मैं बिलीफ में जी रहा हूँ उतनी मुझे तकलीफ हो रही है। तो चैलेंज क्या है, इग्नोरेंस है और बिलीफ सिस्टम में जीना है। शांत आदमी होता नहीं, भागे चले जा रहा है उस इग्नोरेंस की वजह से, यही चैलेंज है। क्या जीवन को समझने के लिए दुख जरूरी है? जितना मैंने पाया है मैक्सिमम लोगों के लिए हाँ, सबके लिए तो नहीं बोलूँगा, क्योंकि कुछ एक्सेप्शन शायद होते होंगे निश्चित तौर पे, पर मैक्सिमम लोगों के लिए दुख बहुत ज़रूरी है। अभी पिछले सवाल में जब हमने बात की इग्नोरेंस की, तो आदमी इग्नोरेंट होता है इसलिए दौड़ता रहता है गलत चीज़ के पीछे, और गलत चीज़ के पीछे दौड़ने पे कभी ना कभी दुख तो आना ही आना है, ऐसा हो ही नहीं सकता। हालांकि दुख तो उसका जीवन भर चलता है, पर वो अपने आप को किसी चीज़ में डिस्ट्रैक्ट कर लेता है, यहाँ भाग जाता है, वहाँ भाग जाता है, कुछ और कर लेता है। कोई क्रिकेट मैच देख लेता है, कोई पत्ते खेल लेता है, कोई दारू पी लेता है, कोई सिगरेट पी लेता है, कोई ड्रग्स की तरफ चला जाता है, कोई अपने आप को काम में ही झोंक देता है, कोई रिलेशनशिप में झोंक देता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है। ये सब एस्केपिज्म है, किससे?
जो हो रहा है उसको जानने से, है ना। तो जब दुख आता है, थोड़ा भी दुख आया तो हमने क्या किया, एंटरटेनमेंट की तरफ चले गए, प्लेजर की तरफ चले गए, सोशल मीडिया की तरफ चले गए, है ना। हमने कोई ना कोई सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट ढूंढ लिया, कोई ना सोर्स ऑफ प्लेजर ढूंढ लिया। बहुत सारी मूवी देख, कोई कोई लोग तो ऐसे होते हैं हफ्ते में 2-2 मूवी देख रहे हैं। भाई पता नहीं इतना टाइम कहाँ से आ रहा है फ्री का। 2-2 मूवी का टाइम आ रहा है, और उसमें बोलते हैं मैं जाता हूँ रिलैक्स करने, मुझे भेजा भेजा नहीं चलाना। जबकि मैं देखता हूँ कि बहुत सुंदर मूवीज़ भी बनती है जो सोसाइटी की सच्चाई भी बताती है, और अपने अंदर झांकना भी संभव हो सकता है उससे। उनसे हमें लेना देना नहीं, हमें मतलब उन लोगों को जो भाग रहे हैं। तो सारी समस्या क्या है कि जब इग्नोरेंस में भाग रहे हैं तो दुख भी हमको पता ही नहीं लगता, और दुख जब भी आता है तो हम एंटरटेनमेंट और प्लेजर की तरफ भाग जाते हैं। इसीलिए वो दुख हमको उतना दुख नहीं दे पाता जिससे कि हम रुक के सोचने पे मजबूर हो जाएं कि भाई ऐसे नहीं चलेगा, या ये तरीका सही नहीं है जीवन का, जीवन को समझना पड़ेगा, कुछ और करना पड़ेगा। तो मैं देखता हूं मैक्सिमम केस में दुख हमको यहां तक लेके आता है। पहले तो हम एस्केप करे चले जा रहे हैं, पर जब एस्केप से बात नहीं बनती, कोई बड़ा दुख हो जाता है, कोई चीज़ हमारी टॉलरेंस की सीमा के पार निकल जाता है, तब हमसे झेलता नहीं। तब बहुत हाई चांसेस होते हैं कोई ना कोई मेंटल हेल्थ इश्यू हो जाता है, मेंटल हेल्थ डिजीज हो जाती है, एंग्जाइटी, डिप्रेशन या कुछ और। तो हर केस में तो नहीं होता, बहुत सारे लोगों को ये सब मेंटल हेल्थ डिजीज होती हैं और उनकी हालत और ख़राब हो जाती है। पर कुछ लोग या तो मेंटल हेल्थ डिजीज होने के बाद इस तरफ मुड़ जाते हैं अध्यात्म की तरफ, या उससे पहले ही उनको एहसास होने लगता है कुछ गड़बड़ है, या मुझे सॉल्यूशन चाहिए, मैं जैसे जी रहा हूँ ठीक नहीं है, मुझे जानना पड़ेगा कि सही तरीका क्या है, तो वो अध्यात्म की तरफ मुड़ते हैं। तो मैंने अपने अनुभव में, और मेरे पास जितने लोग आते हैं उनमें से मुझे लगता है 95% से ज़्यादा, या 100% ही कह लो, मेरे पास जितने अभी तक आए हैं उन सब के केस में तो मैंने यही पाया, दुख ही उनको खींच के लेता है, दुख ही उनको अध्यात्म की तरफ खींच के लाता है। अगर दुख नहीं है तो अध्यात्म की तरफ आते नहीं, वो भी गहरा दुख, हल्के फुल्के दुख से नहीं, बाईपास कर जाते हैं, कुछ ना कुछ जुगाड़ ढूंढ लेते हैं। इंडिया इक्वल टू जुगाड़, है ना। जब वो जुगाड़ से नहीं बात बनती और दुख झेलता नहीं है, सहन नहीं होता, तब हम आते हैं अध्यात्म की तरफ। हर व्यक्ति नहीं आता, पर जो आते हैं वो आते हैं। जैसा कि हमने शुरुआत में बात की थी कि जीवन के 2 मेन स्तंभ हैं, एक करियर और दूसरा रिलेशनशिप, और हर व्यक्ति के जीवन में ये दोनों पॉइंट ज़रूर आते हैं जिससे वो गुजरता है। एक टर्म चलता है सच्चा प्यार, रियल लव। तो ये सच्चा प्यार क्या होता है? क्या लगाव को सच्चा प्यार कहते हैं? क्या ये कुछ और है? और क्या बिना अपेक्षा के ये प्यार संभव है? पहली बात, जब सच्चे प्यार की बात होती है तो वो किसी व्यक्ति के लिए नहीं होता, व्यक्ति के लिए भी हो सकता है पर वो स्पेसिफिकली किसी व्यक्ति के लिए नहीं होता। सच्चा प्यार हम होने की अवस्था को बोलते हैं, द स्टेट ऑफ बीइंग। इसमें दो का भाव नहीं होता। ये थोड़ी गहरी बात है, मैं इस पर ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा क्योंकि हम कुछ बेसिक चीज़ें अभी समझ रहे हैं, तो गहरी वाली चीज़ें मैं शेयर नहीं करूँगा, यहाँ पे डिस्कस नहीं करूँगा। तो सच्चा प्यार हम होने की अवस्था को, बीइंग, प्रेजेंस, अवेयरनेस, इस अवस्था को बोलते हैं। इस अवस्था में होना ही बेसिकली हमें लविंग बनाता है। आदमी प्यार किसको बोलता है? आदमी प्यार बोलता है जो भी उसकी डिमांड है, एक्सपेक्टेशन है, जो भी मांग है दूसरे व्यक्ति से, वो जब पूरी हो रही होती है तो बोलता है हाँ हाँ ये व्यक्ति मुझे सच्चा प्यार करता है, या मैं इसे सच्चा प्यार करता हूँ। वो सब अटैचमेंट का पार्ट, लगाव का पार्ट है। उसमें सच्चा प्यार, प्यार भी नहीं बोलते उसको, तो हम लोग अध्यात्म में उसको प्यार भी नहीं बोलते, हम सिर्फ अटैचमेंट बोलते हैं उसको। और आप देखेंगे मैक्सिमम केसेस में दुनिया में यही हो रहा है। क्या हम अपनी इच्छाएं, अपेक्षाएं पूरी करने के लिए दूसरे व्यक्ति से जुड़ते हैं, जब तक वो पूरी हो रही होती है तब तक हमको वो व्यक्ति अच्छा लगता है, हम कहते हैं हाँ हाँ वी आर मेड फॉर ईच अदर, वी लव ईच अदर सो मच, हम ये सब बातें करते हैं। जैसे ही देखते हैं उसमें कुछ ना कुछ कमी आने लगी, कुछ गड़बड़ होने लगी, ज़िंदगी की सिचुएशंस बदल गई, कुछ ऐसा हो गया जिसकी वजह से जो व्यक्ति अभी तक कर रहा था आपके लिए वो नहीं कर पाता, उसकी सोच बदल गई, या उसको कुछ और करना पड़ रहा है, कुछ भी,
आप देखते हैं आपका सच्चा प्यार अब प्यार बचा ही नहीं, धीरे 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 तो नफरत में ही कन्वर्ट हो जाता है। आप कहते हैं इस व्यक्ति को मेरे से कोई लेना देना नहीं, पहले तो ये व्यक्ति बहुत अच्छा था। ये डायलॉग सुना होगा आपने कॉमनली। और इससे भी ज़्यादा कॉमन डायलॉग जो सुना होगा, शादी से पहले ये बहुत अच्छी थी या ये बहुत अच्छे थे, अब पता नहीं क्या हो गया इनको। तो शादी से पहले अक्सर देखा जाता है, मैं इस हर केस की बात नहीं कर रहा, अक्सर देखा जाता है आदमी मुखौटा पहन लेता है। आदमी सिर्फ अपनी ब्राइट साइड, अच्छी साइड दिखाने की कोशिश करता है। उसको किसी चीज़ पे गुस्सा भी आता है, कोई चीज़ अच्छी भी नहीं लगती तो भी उसको छुपा जाता है। बहुत बार देखा जाता है। क्यों? क्योंकि वो कहता है यार ये वाली चीज़ें अच्छी हैं और व्यक्ति में पता नहीं मिलेंगी नहीं मिलेंगी, तो डर के मारे वो कहता है ये व्यक्ति हाथ से ना निकल जाए, छूट ना जाए, क्या करो, इसकी हाँ में हाँ मिलाते रहो। पर शादी होने के बाद अब हम टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं। अब हम कहते हैं अब तो घर की मुर्गी है, अब जैसे मर्जी इस्तेमाल करो, जैसे मर्जी बात करो। तब हम अपने सही रूप में आते हैं, हमारी पसंद नापसंद सब पिक्चर में आने लगती है। हमारा गुस्सा, हमको ये चाहिए ये नहीं चाहिए, ऐसा वो क्यों करता है, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए, ये सब पिक्चर में आने लगता है। जब ये सब पिक्चर में आता है तो क्या होता है? क्लैश, झगड़े, युद्ध। युद्ध, ये बहुत बढ़िया वर्ड, युद्ध। और ये युद्ध धीरे 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 बढ़ते 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 इस अवस्था पे आ जाता है कि अब आदमी कहता है कौन सा प्यार, कैसा प्यार, इस व्यक्ति को तो लेना ही देना नहीं मुझसे कोई। ये कड़वी सच्चाई है लोगों के दुनियावी प्यार की। इसीलिए जिस भी व्यक्ति ने ये जानने समझने की कोशिश की कि सच्चा प्यार क्या है, पहले तो खुद को जानेगा, वो देखेगा कि मैं कितना डिपेंडेंट हूँ दूसरे व्यक्ति पे अपनी खुशी के लिए। मैं खुशी मांग रहा हूँ उससे, मैं कहता हूँ वो व्यक्ति मेरे लिए ऐसा ऐसा करेगा तो मुझे खुशी मिलेगी। कभी हम सिक्योरिटी ढूंढ रहे हैं दूसरे व्यक्ति से, कभी हम खुशी ढूंढ रहे हैं, कभी हम कुछ और ढूंढ रहे हैं, और जब वो नहीं कर रहा तो हमको तकलीफ हो रही है। तो हमारा प्यार भिखमंगा प्यार है, सीधा सीधा, और कुछ भी नहीं। और दुनिया में हम देखेंगे तो भिखमंगा प्यार हमको पूरी दुनिया में होता हुआ मिलेगा, जो कुछ समय ठीक रहता है, उसके बाद हम देखते हैं हाथ से छूट गया। मैंने एक डेफिनेशन सुनी थी, मतलब परिभाषा तो क्या कहेंगे उसे, आचार्य प्रशांत जी बता रहे थे कि सच्चे प्यार को जीने के लिए ना उस सच्चे प्यार को बहुत गहराई से समझना पड़ता है। ऐसा ही है, जब तक आप स्वयं में झांक के नहीं देख रहे, आपको अपने बारे में कुछ पता ही नहीं है, तब तक सच्चे प्यार का कोई मतलब ही नहीं है दूर दूर तक। हम इतने सेल्फ सेंटर्ड लोग हैं जिसकी कोई सीमा नहीं है। जैसे मैंने बताया, हम अपनी डिमांड एक्सपेक्टेशन पूरी कराने ही जाते हैं रिश्ते में। कहते हैं बिना नीड के रिश्ता क्या, कहते हैं ना, बिना नीड के रिश्ता क्या। हाँ, एक बात मैं निश्चित तौर पे मानता हूँ, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय ये रिश्ता नीड बेस है। ये बनता ही इसलिए है क्योंकि मुझे कोई काम कराने की नीड है और मुझे एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जिसको ये काम अच्छे से आता है, तो ये रिश्ता पिक्चर में आता है। पर जब हम शादी की बात करते हैं, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की बात करते हैं, जब ये बात करते हैं, अगर ये नीड बेस रिश्ता बन के रह जाता है तो ये बहुत तकलीफदेह होता है, बहुत तकलीफदेह होता है। ये नहीं चलता। ये तब तक अच्छा लगता है सरफेस लेवल पे जब तक हम एक दूसरे की इच्छाएं पूरी कर रहे हैं, जब तक सिचुएशंस फेवरेबल हैं। मेरी और तुम्हारी सोच, जिसको हम कंपैटिबिलिटी का नाम देते हैं नॉर्मली, कि कंपैटिबिलिटी, हम दोनों कंपैटिबल हैं, मुझे ये अच्छा लगता है, तुम्हें ये अच्छा लगता है, हाँ हम कंपैटिबल हैं। तो जब तक सिचुएशंस की वजह से कंपैटिबिलिटी बनी रहती है तब तक ठीक है। सिचुएशन जब कंपैटिबिलिटी को गड़बड़ा देती है तब सब बिगड़ जाता है, तब आदमी को कोई मतलब नहीं है। तो सच्चा प्यार जीने के लिए पहले तो हमको अपनी सेल्फ सेंटर्डनेस नजर आनी चाहिए। वो नजर आएगी तो पता लगेगा कि मैं जी ही अपने लिए रहा हूं, अपनी खुशी के लिए जीता हूं, मुझे दूसरे से कोई खास लेना देना नहीं। जब मैं उसके लिए कुछ करता भी हूं तो वो सिर्फ इसलिए ताकि बदले में भी मुझे मिलेगा, जो मेरी मांग है वो पूरी होगी, मेरी डिमांड पूरी होगी, मैं इसलिए दूसरे व्यक्ति के लिए कुछ करता हूं, वरना मैं नहीं करता, वरना मुझे कोई लेना देना नहीं उससे। तो सेल्फ सेंटर्डनेस दिखेगी तो समझ में आएगा, और समझ में आएगा और हम गहरे उतरेंगे तो सेल्फ सेंटर्डनेस कम होने लगेगी, जीवन में शांति उतरने लगेगी, होने की अवस्था में हम होने लगेंगे, है ना। बीइंग या प्रेजेंस अवेयरनेस में हम जितने ज़्यादा एस्टैब्लिश होने लगेंगे उतना उतना हम देखेंगे कि अब दूसरे से मांग छूटने लगी। दूसरे के लिए इसलिए नहीं करते कि कुछ बदले में मिलेगा, हमसे वो जुड़ा हुआ है और उसको हमसे कुछ चाहिए जो हम प्रोवाइड कर सकते हैं, हम इसलिए करते हैं अपनी खुशी से।
और जो हम नहीं कर सकते उसके लिए मना भी करते हैं सीधे सीधे। ऐसा नहीं कि कोई भी सब डिमांड पूरी करेंगे, सच्चे प्यार का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता। अगर मुझे कोई अनजस्टिफाइड चीज़ लग रही है तो मैं साफ साफ कहूँगा नहीं है, मैं नहीं कर सकता, और उसके लिए अगर क्लैशेस हों तो वो भी मंजूर। इसी को स्टैंड लेना भी बोलते हैं। तो सच्चे प्यार में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। सच्चे प्यार में स्टैंड ज़रूरी होता है। आपकी एक्सपेक्टेशन ऑटोमेटिकली छूटने लगती है। क्यों? क्योंकि आपको समझ में आने लगता है दूसरे व्यक्ति से खुशी नहीं मिलेगी। हाँ, जहाँ आपको कोई जेन्युइन नीड होती है, दूसरे व्यक्ति की नीड होती है, तो आप मांगते हैं उससे जो नीड है, पर उम्मीद नहीं रखते कि पूरी होगी या नहीं होगी। पूरी होती है तो बढ़िया, नहीं होती तो बढ़िया, तो आप कोई वर्क अराउंड निकाल लेते हैं। अब आप डिपेंडेंट नहीं है नीड पूरी होने पे। जैसे हमने प्रेम की बात की, तो इसका आगे चलकर वर्जन यही बनता है कि विवाह। हम्म, ये प्रश्न बहुत बार आता है, जैसे आजकल लोग बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं इस शब्द से, विवाह से। जो अभी कुछ केसेस हुए हैं उन्हें देखकर, विवाह करें या ना करें, और अगर हाँ विवाह करना ही है तो जीवन साथी का चयन किस आधार पर किया जा सकता है? हम अपने सेशंस में ये बात करते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो मैं कहता हूँ, अपनी नीड पूरी कराने के लिए रिलेशनशिप में मत जाना। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और अगर नीड पूरी कराने की अभी ख्वाहिश बाकी है तो भी एक पैरामीटर बहुत ज़रूरी है। क्या पैरामीटर? दूसरा व्यक्ति भी खुद को समझ रहा हो, जान रहा हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वो बहुत बेसिक रिक्वायरमेंट है, बहुत बेसिक, जिस पे आदमी ध्यान नहीं देता। वो कंपैटिबिलिटी के नाम पे बहुत पता नहीं कौन कौन सी चीज़ें देखता है, लाइकिंग डिसलाइकिंग ये वगैरह। मैं कहता हूँ ये बहुत काम की बातें नहीं होती। हमको देखना ये ज़रूरी है वो व्यक्ति अध्यात्म की राह पे है या नहीं है। वो प्रैक्टिस कोई भी करता हो, पर उसको अपने बारे में समझ में आ रही है नहीं आ रही। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अपनी गलतियां मानने के लिए वो कितना तैयार रहता है। स्वयं में झांक के देखता है तो सेल्फ सेंटर्डनेस उसे दिखाई देती है कि नहीं दिखाई देती। वो कोई गलती करता है तो अपनी गलती मानता है या नहीं मानता। उसके बाद वो आपको यानी दूसरे व्यक्ति को स्पेस देने के लिए तैयार है या नहीं है। दूसरे व्यक्ति जो करना चाहता है उसमें वो अवेलेबल होने के लिए रेडी है या नहीं है, उसमें हेल्पफुल है या नहीं है। तो स्पेस एक बहुत मेजर रिक्वायरमेंट होती है। हम दूसरे व्यक्ति को सांस भी नहीं लेने देते बहुत बार रिलेशनशिप में, ऐसा देखा गया है। तो जो व्यक्ति स्वयं में संतुष्ट होने लगता है वो दूसरे व्यक्ति को उसकी तरीके से जीने की लिबर्टी देता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट होती है। और हम देखते हैं कि नॉर्मली लोग होते हैं बहुत पॉजेसिव। वो दूसरे व्यक्ति को अपनी जायदाद समझने लगते हैं, जागीर समझने लगते हैं। वो अपने हिसाब से दूसरे व्यक्ति को चलाना चाहते हैं। जब मैं ये सब बोल रहा हूं तो इसका मतलब ये नहीं समझना कि हम दूसरे व्यक्ति को कुछ भी बोलेंगे नहीं। अगर हमको उसके एंड पे कोई गड़बड़ दिखाई देगी तो बोलेंगे, बात करेंगे, बातचीत करेंगे, पर थोपेंगे नहीं। थोपेंगे नहीं। नॉर्मली हम क्या करते हैं, कोशिश करते हैं थोपने की, अपने हिसाब से चलाने की। वो हेल्प नहीं करता, वो बिल्कुल हेल्प नहीं करता। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये कि हमको पैरामीटर ये देखने हैं, व्यक्ति अध्यात्म में चल रहा है, उसको ये सब समझ है क्या, वो आप पे डिपेंडेंट होने तो नहीं आ रहा। अगर वो उसको नीड पूरी कराने की चाहत अभी है भी तो क्या वो प्राइमरी है या वो सेकेंडरी है, ये जानना बहुत ज़रूरी। सेकेंडरी हो तो ठीक है। प्राइमरी है कि आप दोनों समझ के लेवल पे गहरे जा रहे हैं, ताकि नीड पूरी कराना एक पार्ट हो सके, वो सेकेंडरी हो सके, वो कभी प्राइमरी ना बने। और नीड कभी किसी कारण से पूरी ना भी हो। फॉर एग्जाम्पल आपकी कोई नीड है, जेन्युइन नीड है, और सामने वाला अवेलेबल नहीं है, तो अब आप ये ना कहें अरे जब मुझे ज़रूरत थी तुम तो थे ही नहीं, इस रिलेशनशिप का क्या मतलब है। ये बहुत कॉमनली सुनने को मिलता है। समझ जब होती है तब ये सब नहीं होता। और अगर हमारी पुरानी कंडीशनिंग की वजह से ऐसा कुछ हो भी जाता है तो बहुत जल्दी सॉर्ट हो जाता है। बातचीत होती है, कम्युनिकेशन होती है। अगर कंडीशनिंग ट्रिगर हो गई किसी व्यक्ति की और वो कह रहा है अरे तुम्हें मुझसे कोई लेना देना नहीं, तुमने मेरी नीड पूरी नहीं की, तो आप शांति से उससे बात कर सकते हैं कि भाई मैं जेन्युइनली अवेलेबल नहीं था, कुछ नहीं हो सकता था, और वो भी समझने के लिए रेडी होगा।
तो जब दोनों तरफ एक लेवल तक की समझ हो, मैं ये नहीं कह रहा कंप्लीट समझ हो, पर एक लेवल तक की समझ हो और बेसिक जो चीज़ें मैंने बोली हैं वो दिखाई दें, तो आप शादी में जा सकते हैं। ये शादी सुंदर होती है, ये विवाह सुंदर होता है, क्योंकि ये एक्सपेक्टेशन की बेस पे नहीं टिका होता। इसमें ये नहीं होता एक्सपेक्टेशन पूरी होगी तो काम का है, नहीं, वरना नहीं है। इसमें बेसिकली समझ प्राइमरी होती है और नीड पूरी कराना सेकेंडरी बात हो जाती है। आप एक दूसरे की नीड अपनी इच्छा से पूरी करते हैं, इसलिए नहीं कि डिमांड है। जब समझ गहरी हो जाती है तो ये अंतर है। तो ये पैरामीटर अगर समझेंगे तो सही रिलेशनशिप में जा सकते हैं। जैसा कि हमने बात की है कि सभी प्रॉब्लम्स की जो जड़ आ रही है या उनका सलूशन आ रहा है, तो वो है स्वयं को जानना। स्वयं को जाने बगैर कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व हो नहीं सकती। क्या स्वयं को जानने के लिए क्या कोई टूल्स टेक्निक्स हैं? हाँ, तरीके हैं निश्चित तौर पे। क्वेश्चनिंग एक बहुत बड़ा तरीका है स्वयं को जानने के लिए। जब हम सवाल पूछते हैं और उन सवालों के जो जवाब आते हैं उस पर फर्दर क्वेश्चनिंग जब हम करते हैं तो हमको अल्टीमेटली कुछ चीज़ें समझ में आने लगती है कि हाँ, इग्नोरेंस है, बिलीफ सिस्टम है ना। तो क्वेश्चनिंग एक बहुत बड़ा तरीका है। दूसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट तरीका है वो ध्यान, मेडिटेशन। अब ध्यान अलग अलग तरीके का होता है जिस पे हम और चर्चा कर लेंगे। ध्यान एक ऐसी चीज़ है, मुझे लगता है, जिसके बिना अध्यात्म में गहरा नहीं जाया जा सकता। क्योंकि अगर हम क्वेश्चनिंग की भी बात करें तो वो भी हमको एक साइलेंस में लेके जाता है जिसको हम ध्यान ही बोलते हैं। तो ध्यान, क्वेश्चनिंग मैंने बहुत यूज़ की है, ध्यान भी यूज़ किया है, और फिर और टूल्स और टेक्निक्स तो और भी बहुत सारे होते हैं जो हेल्प करते हैं, पर ध्यान उसमें से सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। क्या ध्यान कोई टेक्निक है या ये पूरा जीवन जीने का ही तरीका है? ध्यान जीवन जीने की कला है। शुरुआत में लोग टेक्निक की तरह इस्तेमाल करते हैं, मेजॉरिटी लोग यही करते हैं, पर अगर वो टेक्निक की तरह इस्तेमाल करते रहे तो फिर बात नहीं बनती। जब तक वो जीने का तरीका नहीं बन जाता आपका, तब तक ध्यान एक्चुअल में सही तरीके से फलित नहीं होता। ठीक है, तो ध्यान में बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं, बहुत सारे तरीके होते हैं, सबका अपना अपना है। मैं उसकी बात करूँगा जो मैं सिखाता हूँ, जो मैं फॉलो करता हूँ, मैं उसकी बात करूँगा। मैं विपश्यना ध्यान फॉलो करता हूँ। 10.5 साल हो गए मुझे इस रास्ते पे चलते हुए। मेरा पहला विपश्यना शिविर जब हुआ था तभी से मुझे विपश्यना रास आ गया था। विपश्यना मुझे पहले ध्यान शिविर से ही रास आ गई थी और मुझे समझ में आ गया था ये जो टेक्निक है नहीं, वो जीवन जीने का तरीका है, पर ये बहुत सुंदर है। और वो करते 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 वो मेरे जीवन का अंग बन गया। वो एक वे ऑफ लिविंग है। विपश्यना में हम क्या करते हैं, बेसिकली 3 चीज़ें करते हैं। पहला, हम सांस को ऑब्जर्व करते हैं। दूसरा, हम बॉडी सेंसेशंस को ऑब्जर्व करते हैं। और तीसरा, हम मैत्री देते हैं, मतलब जो भी दूसरे के लिए गुडविल, कि उसका मंगल हो, उसका कल्याण हो। ये तीनों टेक्निक हम वहाँ सीखते हैं। और ये जो दूसरी जो टेक्निक है, ऑब्जर्वेशन ऑफ बॉडी सेंसेशन, वो अपने आप में टेक्निक बोली जा रही है पर वो जीने का तरीका है। तो जब हम शरीर की संवेदनाओं को महसूस कर रहे हैं तो बेसिकली हम अपने इमोशंस को महसूस कर रहे हैं। हमेशा वो संवेदना इमोशन के रूप में हो ये ज़रूरी नहीं, पर बहुत बार वो इमोशन के रूप में होती है। तो जब हम अपने इमोशन को न्यूट्रली ऑब्जर्व करते हैं, यानी इस बॉडी सेंसेशन को न्यूट्रली ऑब्जर्व करते हैं, तो क्या होता है, वो इमोशन रिलीज हो जाता है। अब ये हम बैठ के भी, जिसको हम बोलते हैं बैठ के ध्यान करना, तो आपने कहा, तब हम उसे टेक्निक की तरह लेने लगते हैं। और मैक्सिमम लोग यही करते हैं कि सुबह शाम बैठते हैं और वो ध्यान करते हैं और वो बोलते हैं कि हाँ भाई इसका बहुत लाभ होता है, पर वो उनके जीवन में नहीं उतर पाता। अगर आप वो सुबह शाम ध्यान कर रहे हैं, अपनी सेंसेशन को ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो आप देखेंगे दिन भर में भी वो होने लगेगा। जब आपको दिन भर में गुस्सा आएगा या आपको फ्रस्ट्रेशन होगी, चिड़चिड़ाहट होगी, कुछ अच्छा नहीं लगेगा, कोई क्रेविंग उठेगी, तब भी आपका ध्यान उन सेंसेशन पे जाने लगेगा। आप बेचैन होंगे, परेशान होंगे या आप बहुत खुश होंगे, तो भी आपको पता लगने लगेगा अंदर कुछ हो रहा है। तो बेसिकली ये जीवन जीने का तरीका बन जाएगा। अब इसको हम बोलते हैं कि बिना ध्यान के ध्यान, यानी बिना कुछ किए एफर्टलेस ध्यान। एफर्टलेस क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि आपको शांति सुबह और शाम चाहिए, नहीं, आपको शांति दिन भर में भी चाहिए।
तो जब आप सुबह शाम ध्यान कर रहे हैं तो धीरे धीरे वो भी एफर्टलेस होने लगता है और दिन भर में बिना कुछ किए आप ध्यान में होने लगते हैं, तो आपका जीवन ही ध्यान बन जाता है। कम से कम इस टेक्निक से तो ये निश्चित तौर पे होता है। टेक्निक मैं बार बार जब टेक्निक बोल रहा हूँ तो टेक्निक की तरह अब मैं इस्तेमाल नहीं करता इसे, अब तो मेरे जीवन का तरीका हो गया। तो एक बार आदमी गहरा उतरने लगे इसके अंदर, सारा मामला बदल जाता है, सब मामला बदल जाता है, फिर तो वो जीवन का अंग बन गया। अब ध्यान करना नहीं होता, ध्यान अपने आप होता है, स्वतः होता है, एफर्टलेस होता है। और जब तक ध्यान एफर्टलेस नहीं है, ध्यान ही नहीं है। जब तक उसमें कुछ किया जा रहा है तब तक वो ध्यान नहीं कहलाता। जब वो एफर्टलेस हो जाए तब वो सही मायने में ध्यान होता है, जीवन जीने का तरीका है। और जो और टेक्निक्स वाले भी हैं उनमें भी देखता हूँ, जब वो किसी और टेक्निक की बात भी करते हैं तो अगर वो गहरे जाते हैं तो उनके जीवन में भी गहराई नज़र आती है। पर मेरा तो यही रास्ता है, मैं फॉलो भी यही करता हूँ, सिखाता भी यही है। सर जैसे कि हमने बात की विवाह की, तो एक शब्द बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है कि स्वीकार करो, एक्सेप्ट इट। और पूरे जीवन में, केवल विवाह में ही नहीं, पूरे जीवन में, चाहे आप कोई भी रिलेशनशिप में हो, चाहे आप किसी कॉर्पोरेट में जॉब करते हो या आप किसी में भी, किसी भी चीज़ में हो, तो एक कभी भी तकलीफ आती है तो ये कहा जाता है कि इसे एक्सेप्ट करो, है ना। और अगला वर्ड यूज़ किया जाता है कि फॉरगिव कर दो, छोड़ दो इसे, कोई बात नहीं। एक्सेप्ट करना इतना मुश्किल क्यों होता है? जब तक गहरे तल पे हम ये नहीं जानते कि फॉरगिवनेस क्या होती है, एक्सेप्टेंस क्या होती है, तब तक एक्सेप्टेंस होती नहीं। सबसे पहली बात, मुंह से बोली हुई एक्सेप्टेंस एक्सेप्टेंस नहीं होती। ठीक है, आदमी क्या करता है, विचारों के तल पे एक्सेप्ट करने की कोशिश करता है, विचारों के तल पे फॉरगिव करने की कोशिश करता है। वो बोलता है हाँ मैंने इसे माफ़ कर दिया। तो जब आप ये बोलते हैं हाँ मैंने इसे माफ़ कर दिया, तो माफ़ कर दिया, होता है ऐसा? मन नहीं में तो होता, चलता मन में तो रहता है। चलता रहता है। मुंह से आप बोल रहे हैं मैंने माफ़ कर दिया, मन में आपके चल रहा है उसने ऐसा किया था, उसने मेरा ये बिगाड़ दिया था, उसने मेरी बेइज्जती की थी, उसकी वजह से मेरा जीवन नर्क हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। ये सब आपके दिमाग में घूमता रहता है। मुंह से आप, क्योंकि आपने सुन लिया किसी से, जब तक फॉरगिव नहीं करोगे, एक्सेप्ट नहीं करोगे, तब तक तुम्हारी तकलीफ दूर नहीं होगी। तो आपको ये तो पता है तकलीफ दूर करनी है, पर आपको फॉरगिव करना नहीं आता, या एक्सेप्टेंस आती नहीं है। तो फॉरगिवनेस या एक्सेप्टेंस एक्चुअल में एक गहरी बात है, थोड़ा हमें समझना पड़ेगा। ठीक है, मैं इसको थोड़ा इलैबोरेट करता हूँ ताकि हमको बात समझ में आए। कोई भी घटना जब घटती है, मान लीजिए किसी ने चीटिंग की आपसे, या आपके मन मुताबिक नहीं किया, मैनिपुलेट किया आपको, तो आपको हर्ट होता है, उस सिचुएशन में दुख होता है। अब ये दुख क्या होता है, इमोशंस के रूप में अंदर इकट्ठा होने लगता है। ठीक है, आपकी एक कंडीशनिंग क्रिएट होने लगती है, एक पैटर्न, एक टेंडेंसी बनने लगती है कि ऐसी कोई भी बात दोबारा होती है तो आपको वो याद आता है और आपको दुख होने लगता है, या आपको वो व्यक्ति को देखते ही दुख होने लगता है, या वो बात याद आ जाती है। इस पूरी प्रक्रिया का हम बोलते हैं इमेज क्रिएट होना। इमेज मतलब दूसरे व्यक्ति की एक छवि, एक इमेज आपके मन के अंदर बनना। तो उसमें उससे जुड़ी हुई बातें भी इंक्लूडेड हैं और इमोशंस भी जुड़े हुए हैं। तो बेसिकली होता क्या है, जब घटनाएं होती हैं और रिपीट होती रहती हैं, एक बार में नहीं होता, एक बार में नहीं होता, जब वो रिपीट होती रहती हैं तो ये जो इमेज, ये छवि बनती है, ये बहुत स्ट्रांग हो जाती है अंदर। वो थॉट भी चलते रहते हैं और उन थॉट्स के साथ कुछ इमोशन जुड़ जाते हैं। अब यही इमोशन हमें परेशान करते हैं, तो हम बोलते हैं अरे ऐसा हो गया, वैसा हो गया, मुझे तकलीफ़ हो रही है, उसने ऐसा क्यों किया। और फिर जब हम मुंह से बोलते हैं कि मैं इसे माफ़ कर रहा हूँ, कर रही हूँ, या करना चाहता हूँ, मुंह से तो बोलते हैं पर वो होता नहीं। तो इसका मतलब क्या है, हमको बेसिकली ये इमेज तोड़ने की ज़रूरत है। जब तक ये इमेज नहीं टूटती, या दूसरी भाषा में कहूँ ये हर्ट दूर नहीं होता जो अंदर इकट्ठा हो गया है, तब तक फॉरगिवनेस नहीं होती। और फॉरगिवनेस अगर नहीं होती तो एक्सेप्टेंस भी नहीं होता, एक्सेप्टेंस नहीं होता। ये हर चीज़ के लिए एप्लीकेबल है एक्सेप्टेंस। मैं यहाँ पे हर्ट के रूप में बोल रहा हूँ क्योंकि आपने रिलेशनशिप का क्वेश्चन पूछा है। इसी को हम ट्रांसफॉर्म कर देंगे हर एरिया में, जहाँ पे भी कोई भी चीज़ आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, अरे ऐसा क्यों हो गया, है ना, जिसकी वजह से आपको तकलीफ़ है, वहाँ पे बेसिकली वो जो हो रहा है उससे जुड़ा हुआ हर्ट अगर रिलीज़ हो जाए, उससे जुड़ी हुई डिसलाइकिंग रिलीज़ हो जाए, तो हम कहेंगे एक्सेप्टेंस हो गई। फॉरगिवनेस हो गई तो एक्सेप्टेंस हो गई, या हर्ट रिलीज हो गया तो एक्सेप्टेंस हो गई, ऐसा हम कह सकते हैं। तो ये बात क्लियर हो गई। इस पूरी प्रक्रिया में
जो बहुत सबसे इम्पोर्टेंट बात आती है कि ये हर्ट रिलीज़ कैसे होता है। तो हर्ट रिलीज़ होता है हमारे जानने से, हमारे देखने से। इसको नोइंग भी बोलते हैं। मैं थोड़ा और इलैबोरेट करता हूँ इस बात को। जब हम अवेयरनेस की स्थिति में होते हैं, जब हम ऑब्जर्व करते हैं किसी चीज़ को, इस ऑब्जर्वेशन से वो हर्ट अपने आप रिलीज़ होता है, इमोशन रिलीज़ होता है। सेंसेशन जो हमारी बॉडी में हो रही है, उसको जब हम न्यूट्रली ऑब्जर्व करते हैं, यानी बिना विचारों के करते हैं, बिना किसी लेबल के करते हैं, ना तो उस सेंसेशन को अच्छा बोलते हैं, ना उस सेंसेशन को बुरा बोलते हैं, ना उसको भगाने की कोशिश करते हैं, ना रोके रखने की कोशिश करते हैं, बस केवल उसको महसूस करते हैं, केवल जानते हैं। तो जब हम केवल उसको जानते हैं, केवल महसूस करते हैं और उस पर कोई लेबलिंग नहीं होती, उसमें कोई विचार नहीं चल रहा होता, तो हम देखते हैं वो सेंसेशन अपने आप उसकी इंटेंसिटी वीक होने लगती है और वीक होते होते वो सेंसेशन गायब हो जाती है। और वो अगर गायब हो जाती है तो हम देखते हैं कि हमारी तकलीफ गायब हो गई उस मोमेंट के लिए। अभी अगर वो हर्ट बहुत गहरा है, बहुत मजबूत है, तो ऐसा नहीं कि एक बार आपने सेंसेशन ऑब्जर्व की न्यूट्रली तो वो हर्ट दूर हो गया, नहीं, ऐसा नहीं होता। उस मोमेंट के लिए तो दूर हो गया, पर आप ऐसा कह सकते हैं उस इमोशन या उस हर्ट का एक छोटा सा हिस्सा रिलीज हो गया। यही काम आप अगर बार बार करते रहते हैं तो क्या होगा, वो पूरी टेंडेंसी कहीं ना कहीं, वो पूरा हर्ट जो आपके अंदर इकट्ठा है वो रिलीज हो जाता है। तो जो रिलीज होता है ये जानने से रिलीज होता है, अपने आप नेचुरली रिलीज होता है। अब ये मैंने आजमाया भी हुआ है खुद के लिए, और बहुत लोग जिन्होंने सीखा है उन्होंने भी आजमाया हुआ है। तो इसलिए मैं एक गहरी बात बोल रहा हूँ यहाँ पे। इमेज टूटती है इस पूरे प्रोसेस में, हर्ट रिलीज होता है, इमोशंस रिलीज होते हैं, फॉरगिवनेस नेचुरली हो जाती है, हमको करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, थॉट लेवल पे नेचुरली हो जाती है। इसी प्रोसेस में एक्सेप्टेंस हो जाती है, इसी को एक्सेप्टेंस बोल रहे हैं। तो एक्सेप्टेंस मुंह से बोल के नहीं होती, फॉरगिवनेस मुंह से बोल के नहीं होती। जब आप न्यूट्रली ऑब्जर्व करते हैं जो आपके अंदर चल रहा है, उन इमोशंस को उन सेंसेशन के रूप में, बिना किसी प्रतिक्रिया के, तो वो रिलीज हो जाता है और एक्सेप्टेंस नेचुरल हो जाती है। मुश्किल इसलिए होता है क्योंकि ये प्रक्रिया लोगों को पता नहीं, वो फॉलो करते नहीं। न्यूट्रल ऑब्जर्वेशन क्या होती है उनको पता नहीं। वो क्या करते हैं, थॉट लेवल पे, नहीं नहीं उसने ऐसा किया, अच्छा कोई मजबूरी होगी, नहीं नहीं मैं उसको माफ़ कर देता हूँ। ऐसे लेप तो लगते हैं, हेल्प तो होती है, थोड़ी बहुत कमी आती है, अब आप उतने डिस्टर्ब नहीं रहते, पर वो जड़ से रिमूव नहीं होता। वो चीज़ आपको दुखी करती रहती है। वो जड़ से जाने के लिए न्यूट्रल ऑब्जर्वेशन इज़ द की। जैसे हम बात कर रहे हैं दुख की, बहुत लोग इसका एक सल्यूशन निकालते हैं कि हम अब सोसाइटी के लिए कुछ करेंगे, दूसरों के लिए जिएंगे। मैंने अपने लिए जीना छोड़ दिया है कि मैं अब से दूसरों के लिए जीऊँगा। तो ये स्वयं के लिए जीना और दूसरों के लिए जीना, क्या दूसरों के लिए जीना ज़्यादा अच्छा होता है? पहले मैं एक बात बहुत इंपॉर्टेंट बोल दूं, अगर आप दूसरे के लिए जीने की कोशिश कर रहे हैं तो वो दूसरे के लिए जीना है ही नहीं। और अधिकतर लोग ये कोशिश में ही पूरा जीवन बिता देते हैं। तो पहले तो समझ लें, हम कोशिश करके दूसरे के लिए कभी नहीं जी सकते, इट इज़ इम्पॉसिबल। वो ईगो का ही एक एक्ट है, कुछ नहीं है उसमें, अहंकार है और कुछ भी नहीं है। तो दूसरों के लिए जीना कब संभव हो पाता है, जब हमको अपनी सेल्फ सेंटर्डनेस समझ में आने लगती है, जब हमको ये पता लगने लगता है कि वो सेल्फ सेंटर्डनेस कितना दुख देती है। जब मैं अपने लिए चाहता हूँ, अपने लिए मांगता हूँ, मैं कहता हूँ मुझे क्या मिला, व्हाट्स इन इट फॉर मी, जब ये सवाल मेरे लिए इम्पोर्टेंट होते हैं, तो मुझे दूसरे को क्या मिलेगा या उसको क्या चाहिए इससे बहुत लेना देना नहीं होता। मेरा सारा फोकस अपने ऊपर होता है। और जब मेरा सारा फोकस अपने ऊपर होता है तो मैं देखता हूँ मैं दुख में होता हूँ, तकलीफ में होता हूँ। ये बिल्कुल प्रैक्टिकल बात है। जब तक आदमी अंदर झांक के नहीं देखता उसको समझ नहीं आएगा। जब वो झांक के देख रहा है और वो मेडिटेशन कर रहा है, वो सवाल भी पूछ रहा है, यानी वो स्वयं को जान रहा है। जो हमने प्रक्रिया की बात की, इस पूरी प्रक्रिया में क्या होता है, उस न्यूट्रल ऑब्जर्वेशन से ये सेल्फ सेंटर्डनेस धीरे धीरे कम होने लगती है। आपका स्वयं से चिपकाव कि मुझे चाहिए, ऐसा चाहिए, मेरे लिए ये होना चाहिए, ये धीरे धीरे कम होने लगता है। जब ये कम होने लगता है तो आप ऑटोमेटिकली शांत होने लगते हैं। और आप शांत होते हैं तो आपको ये भी समझ में आने लगता है कि हाँ, जब मैं किसी भी चीज़ में नेचुरली इन्वॉल्व होता हूँ, मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ, ठीक है, और जब आप कुछ भी करते हैं दुनिया में वो दूसरे के लिए होता है।
आप कुछ भी कर रहे हैं, मान लीजिए आप कोई काम कर रहे हैं, आप कोई जॉब कर रहे हैं, तो किसी की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, कुछ डिलीवर कर रहे हैं, दूसरे के लिए है, तो उसमें ये भाव भी नहीं होता कि मैं दूसरे के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि आप गहरे से डूबे हुए हैं, आपको काम भी अच्छे से आता है, या आप मान लीजिए रिलेशनशिप में है तो सामने वाले की नीड है, वो मांग रहा है कुछ आपसे, आपको दिखता है जेन्युइन नीड है, आप वो दिल से पूरी करना चाहते हैं, इसलिए नहीं कि कुछ मिलेगा। इस पूरी प्रक्रिया में क्या होता है, आपको ये भाव भी नहीं होता आपके लिए आप कुछ कर रहे हैं, बस वो जेन्युइनली नेचुरली निकलता है आपके अंदर से। तो कोशिश करके हम दूसरे के लिए कुछ भी नहीं कर सकते। जब हम स्वयं को जानते हैं, शांत होने लगते हैं, हमारी सेल्फ सेंटर्डनेस कम होने लगती है, तो दूसरों के लिए जीना ऑटोमेटिक होने लगता है, जहाँ दूसरे के लिए जीने का भाव भी नहीं होता। जब तक हम कोशिश कर रहे हैं दूसरे के लिए जीने के लिए, वो बेसिकली हमारे लिए ही है, काम की बात नहीं। अध्यात्म की बात करते हैं तो उसमें सबसे मुख्य शब्द आता है अहंकार, ईगो। कुछ लोग कहते हैं ईगो एक भ्रम है, कुछ कहते हैं ये हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। तो अहंकार हमारा दुश्मन है या ये है ही नहीं? ये अलग अलग स्टेजेस पे अलग अलग हो सकता है सब लोगों के लिए। एक वक्त पे मैं भी इसको पूरी तरह दुश्मन की तरह लेता था, और बहुत सारी स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन भी इसी तरीके से प्रोजेक्ट भी करती हैं। तो अगर हम इसको दुश्मन की तरह ले रहे हैं तो एक तकलीफ हो जाने वाली है। तकलीफ ये होगी कि आप उस दुश्मन से लड़ते रहेंगे, क्योंकि आप कह रहे हैं दुश्मन है, ये नहीं होना चाहिए, तो वहाँ पे तकलीफ आपकी लगातार बनी रहेगी। इसलिए अब जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है उसमें ये दुश्मन नहीं है। उससे पहले हमको ईगो समझना पड़ेगा, पर अगर हम ईगो की बात ही ना करें कि ईगो किसको बोल रहे हैं, तो फिर दुश्मन है या इल्यूजन है या है नहीं, ये बात कैसे समझ में आएगी। तो जो स्पिरिचुअल डोमेन में, अध्यात्म में ईगो की डेफिनेशन, अहंकार की डेफिनेशन आती है, वो सिंपल है, अपने आप को कुछ ऐसा मानना जो आप नहीं हैं, उसको हम अहंकार कहते हैं, ईगो बोलते हैं। तो सवाल ये आता है हम क्या मानते हैं खुद को। तो बहुत सारी आइडेंटिटीज़ हैं हमारे पास। हम अपने आप को पहली बात तो बोलते हैं कि मैं विशाल हूँ, विशाल गुप्ता हूँ, यानी नाम बोलते हैं। फिर हम कहते हैं मैं एक पिता हूँ, मैं पुत्र हूँ, मैं एक अच्छा इंसान हूँ, उस पर भी आएंगे। मैं थोड़ा सिस्टमेटिक जा रहा हूँ क्योंकि वो सिस्टमेटिक में सब कुछ कवर हो जाएगा। तो पहले बात आती है आपके नाम की, फिर अब बात आती है आपके रिलेशनशिप की। तो आप बोलते हैं मैं बाप हूँ, बेटा हूँ, माँ हूँ, एक वाइफ हूँ, हस्बैंड हूँ, है ना, बेटी हूँ, ये सब आता है। फिर बात आती है आपके काम धंधे की, तो आप बोलते हैं मैं स्पिरिचुअल टीचर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं साइंटिस्ट हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। फिर और बात आती है, तो फिर हम आगे बात करते हैं कि मैं हिंदू हूँ, मुसलमान हूँ, मैं इंडियन हूँ, जापानीज़ हूँ, चाइनीज़ हूँ, अमेरिकन हूँ, ब्रिटिशर हूँ, या फिर और इसमें फर्दर डिवाइड कर दें तो हम बात करते हैं कि पंडित हूँ, ब्राह्मण हूँ, बनिया हूँ, वगैरह वगैरह, ये सब आ जाता है। ठीक है। फिर उसके बाद क्वालिटीज़ की बात कर लें, तो क्वालिटीज़ में क्या क्या आ जाता है, मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ, मैं ख़राब इंसान हूँ, सुपीरियर हूँ, इन्फीरियर हूँ, बहुत जितनी भी क्वालिटीज़, मैं ऑनेस्ट हूँ, डिसऑनेस्ट हूँ, ये सब आ जाता है। और एक और लेवल, फिर मैं मेल हूँ या फीमेल हूँ, ये भी आता है। मुझे लगता है हमने मैक्सिमम बात कर ली है जितनी भी है। तो ये सब हमारी आइडेंटिटीज़ बन जाती है। ये बोलना कि मैं पिता हूँ, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, पर ये आइडेंटिटी मान लेना कि मैं पिता हूँ, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। बोलने में और मानने में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो मैं अक्सर इस बात को एक्सप्लेन करता हूँ कि हम इनमें से कोई भी आइडेंटिटी है नहीं, ये सिर्फ कुछ रोल्स हैं जो प्ले होते हैं, और ये रोल बदलते रहते हैं समय के साथ साथ। कोई भी रोल फिक्स नहीं है। अभी हम दोनों यहाँ बैठे हैं, क्या कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। तो पॉडकास्ट में हमारा कोई रोल है, मैं तो रोल भी डिफाइन नहीं कर पा रहा यहाँ पे, क्या रोल बोले, अभी सिखा भी नहीं रहा। तो जब सिखाता हूँ तो बोलता हूँ मैं टीचर हूँ, सामने वाला पार्टिसिपेंट है, स्टूडेंट है, जो कुछ भी है। अभी यहाँ से बाहर निकल के रोल यही रहेगा? नहीं रहेगा। जाके खाना खाएंगे तब बॉडी के लिए कुछ कर रहे होंगे, ठीक है, शरीर के लिए कुछ कर रहे होंगे, रोल बदल जाएगा। फिर जाके वाइफ से बात होगी या बच्ची से बात होगी, या उनके साथ में खेल रहा हूँगा, कोई पढ़ा रहा हूँगा, बात कर रहा हूँगा, तो क्या होगा, रोल बदल जाएगा। तो रोल बदलता रहता है। क्या मैं कोई भी रोल हूँ? नहीं हूँ। ये बात समझनी ज़रूरी है। आई एम नन ऑफ द रोल्स दैट आई प्ले। मैं कोई भी रोल नहीं हूँ। रोल तो होते हैं और बदलते रहते हैं दिन भर में,
100 तरीके के रोल मैं निभा रहा हूँ, पर जब मैं अपने आप को वो रोल ही मानने लगता हूँ, वो आइडेंटिटी मानने लगता हूँ, तो मैं चिपक जाता हूँ उस आइडेंटिटी से। जब मैं कहता हूँ मैं बाप हूँ और मैं कहता हूँ कि मेरी बेटी है और मेरी बेटी के साथ कुछ बुरा नहीं होना चाहिए, तुरंत एक्सपेक्टेशन आती है। मेरी बेटी को 90% से ज़्यादा लाना चाहिए, मेरी बेटी को मेरी बात सुननी चाहिए, मेरी बेटी को ऊंचा, मेरे से बदतमीजी से नहीं बात करनी चाहिए। ये सब एक्सपेक्टेशन जुड़ जाती हैं। तो आइडेंटिटी जब हम खुद को मानने लगते हैं, हमारी एक्सपेक्टेशन जुड़ जाती है। ईगो मतलब चिपकाव, अपने आप को वो मानना जो आप नहीं हैं, और रोल प्ले कर रहे होते हैं पर मान लेते हैं, तो क्या करते हैं, चिपक जाते हैं। एक्सपेक्टेशन दुनिया भर की इकट्ठी हो जाती है। तो ईगो ब्रिंग सफरिंग, ब्रिंग मिजरी, जब हम खुद को मानते हैं। कैसे? क्योंकि हम इग्नोरेंस में, इल्यूजन में अपने आप को मान रहे हैं, नहीं हम वो। अब हम क्या करते हैं, दूसरा एक और लेवल पे क्या गड़बड़ करते हैं, लड़ने लगते हैं इससे। हम कहते हैं इस ईगो को मुझे डिस्ट्रॉय करना है, भगाना है, मारना है। एक और गड़बड़ हो गई, बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। इसको मारा ही नहीं जा सकता, इसको भगाया नहीं जा सकता, क्योंकि इसका अस्तित्व ही नहीं है। ये है ही नहीं, ये तो सिर्फ डिस्क्रिप्शन है। ईगो जब हम बोलते हैं, एक डिस्क्रिप्शन है। क्या? कि जो आपका एक इल्यूजन क्रिएट हो गया आपके अंदर कि आप कोई आइडेंटिटी है इनमें से, जो आप रोल प्ले करते हैं, वो आइडेंटिटी आप हैं, उसको ईगो बोल रहे हैं। कैसे मारोगे? कैसे मारोगे? जिंदगी भर लड़ते रहोगे, मार नहीं सकते। इसलिए बोलते हैं जब जब कोई भी आइडेंटिटी जो प्रोमिनेंट है सरफेस पे आए, उसको जानो। बस केवल जानो, करना कुछ नहीं है। जानते हो तो अपने आप गायब हो जाती है। तो जो भी अटैचमेंट हमारी क्रिएट होती है, जो एक्सपेक्टेशन हमारी क्रिएट हुई आइडेंटिटी की वजह से, वो अटैचमेंट जब सरफेस पे आई और मैंने उसको न्यूट्रली ऑब्जर्व किया, अब वो है ही नहीं, वो चली गई। जानने में लड़ना नहीं होता, लड़ते हैं तो जानना नहीं होता। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो जब हम लड़ नहीं रहे तो केवल जान रहे हैं। ये जानने की प्रक्रिया में जब आप उतरते हैं तो लड़ना बंद हो जाता है, धीरे धीरे लड़ना बंद हो जाएगा। ईगो सरफेस पे आती रहेगी। जब अटैचमेंट सरफेस पे आती है तो भी हम उसको ईगो ही बोलते हैं। क्यों? क्योंकि वो इस आइडेंटिटी की वजह से ही क्रिएट हुई है। आपको समझ में भी आ गया कि आप कोई आइडेंटिटी नहीं है, तो भी अटैचमेंट तो बची है। आपकी कंडीशनिंग है, अंदर सरफेस पे है, वो सरफेस पे आ रही है, आप जानते हैं, और अब आप उससे लड़ते नहीं। जब आप लड़ते नहीं तो अब ईगो एक बच्चे की तरह है आपके लिए। कौन सा बच्चा? जो गुस्से में है। वो बच्चा आपके पास आता है, वो गुस्से में टेंट्रम कर रहा है, हाथ पैर मार रहा है, आप उसको प्यार से गले लगाते हैं। कुछ नहीं करते, गले लगाना मतलब जानना। अब आप उससे लड़ते नहीं। अब आप ये नहीं कहते ये क्यों है, ये क्यों आ रहा है, मुझे इसे भगाना है, ये मुझे अच्छा नहीं लगता, इससे पीछा छूट जाए। अब आप ये सब नहीं कहते, आप कहते हैं ये है, जब जब आता है मैं इसको जानता हूँ और बस गले लगाता हूँ। तो ये कह सकते हैं कि एक अहंकार एक भ्रम है। अहंकार भ्रम है, अहंकार है ही नहीं। जब ये जान लिया और इससे लड़ाई बंद हो गई, सारी प्रॉब्लम वहीं सॉल्व हो गई।